हेलो वेलकम टू मिस्टर, कैसे हैं आप। देखिए, ये हमारा क्रैश कोर्स का पहला वीडियो होगा जहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट। देखो, वीडियो लंबा होगा, वीडियो बड़ा होगा, क्योंकि पूरा सॉलिड स्टेट हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड सिंस ये क्रैश कोर्स है तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप एक बार इससे पहले थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। अब यहाँ पे दो लोग होंगे, जो एक तो ये होंगे जो इन्होंने कभी सॉलिड स्टेट पढ़ा ही नहीं होगा। अगर वो डायरेक्ट क्रैश कोर्स में आगे बैठ रहे हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रैश कोर्स में हमको एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। क्रैश कोर्स का मतलब ही यही होता है कि कम टाइम में पूरे चैप्टर को वन शॉट में पूरा रिवीजन करवाया जाए। पहली बात। दूसरी बात यह है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपको ऐप पर मिल जाएंगे। आप जाइएगा, कोर्स में जाके चेक कीजिएगा, वहां पर आपको पूरा पहले पीडीएफ मिलेगा। आप चाहो तो खुद से सॉल्व करने की पहले कोशिश कर सकते हो। उसके बाद आपको उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, जहां पे मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। पूरा एनालिसिस होगा कि सॉलिड स्टेट के किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम फोकस करना है। वो सारी चीजें जो होंगी वो पीवाईक्यू के जो सॉल्विंग होगा वहां पर आपको देखने मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स का। प्लीज अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास रख लीजिएगा, बुक्स वगैरह, और ये जो पीडीएफ है जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टेक्स्ट बुक में टिक मार्क करते हुए चल सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका टेक्स्ट बुक का पैटर्न है और टेक्स्ट बुक में जो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं वो एंट्रेंस में काम नहीं आएंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो एंट्रेंस में नहीं आती हैं, बहुत सारी चीजें, तो हम ना साथ के साथ पढ़ते हुए चलेंगे कि किस चीज को एंट्रेंस के लिए फोकस करना है और किस चीज को एंट्रेंस के लिए फोकस नहीं करना है सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, मैं एंटरटेनमेंट में ज्यादा बिलीव नहीं करता, ना मैं ज्यादा आप लोगों के साथ बकवास करने वाला हूं। आपका टाइम बहुत कीमती है और बहुत ही प्रीशियस है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो मान लो 2 घंटे का या 3 घंटे का भी बनता है, जितने भी टाइम का ये वीडियो बनेगा मुझे नहीं पता, मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तब समझ में आएगा। इस पूरे वीडियो में मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को, अलग अलग टीचर्स को फॉलो करते हैं। आप लोगों को शायद ये एक्सपेक्ट होगा कि हंसी मजाक या यहाँ वहाँ की कमेंट होगी। कुछ नहीं होने वाला बॉस, सिर्फ पढ़ाई होगी और एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और मैं बताते चलूंगा कहाँ फोकस करना है और कहाँ नहीं करना है। तो अगर आप मेरे साथ हो तो प्लीज ये पहला चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का, अच्छे से पढ़ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वन शॉट वीडियो में या क्रैश कोर्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो पहले 3 चैप्टर्स होंगे, सॉलिड स्टेट होगा, सॉल्यूशंस होगा, अनिक इक्विलिब्रियम होगा, वो यूट्यूब पे फ्री होगा, कोई भी बच्चा आगे उसको देख सकता है। बाकी के जो वीडियोस होंगे वो आपको ऐप में मिलेंगे, कोर्स में मिलेंगे, जहां पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। कुछ भी हेल्प अगर आपको मेरी तरफ से चाहिएगी तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, व्हाट्सएप है, आप प्लीज वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी, मेरी टीम को फुर्सत मिलेगी, हम आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। मेरा नंबर है 99874, फिर से 8749 3, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो। प्लीज कॉल वगैरह नहीं करिएगा, कोई उठाएगा नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एमएसटी सीईटी में सॉलिड स्टेट के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी यूजुअली अब जितना हमने ट्रेंड देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, तो हमको ये चीज समझ में आई है कि हर साल एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट आते हैं। मतलब हर शिफ्ट में सॉलिड स्टेट के आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 3 तो क्वेश्चन तो आपको पक्का देखने मिलेंगे। अब सॉलिड स्टेट में कितने सब टॉपिक्स हैं, तो देखो सब टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्यूबिक सिस्टम, पैकिंग इन पार्टिकल्स, पैकिंग एफिशिएंसी, डिफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं? एक ये डिफेक्ट से आते हैं, पैकिंग इन पार्टिकल से आते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्यूबिक स्ट्रक्चर से आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ये पैकिंग एफिशिएंसी, ये टॉपिक से देखने मिलेगा। इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड से भी उतने क्वेश्चंस नहीं आते और टाइप ऑफ सॉलिड से भी आपको उतने क्वेश्चन देखने ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो जब आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, जब हम करवाएंगे आपको, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक अपने पास रखना, स्टार्ट करें सेशन को। लंबा सेशन होगा, हो सकता है बीच में पॉज कर करके मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, तो जहां भी जैसे भी होगा आप अपने टेक्स्ट बुक अपने पास रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पढ़ने क्या मिलता है? सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन आता है, आपके सामने इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बारे में आता है। अब देखो, इंट्रोडक्शन में मुझे नहीं लगता आपको मुझे समझाने की जरूरत है कि जो मैटर होता है वो 3 फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये जो तीनों फिजिकल स्टेट होती हैं इनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। और ये इंटरचेंज किससे कर सकते हैं? टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई सब्सटेंस सॉलिड होगा, गैस होगा या लिक्विड होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो जो पहला पैराग्राफ आपको यहाँ पूरा दिया हुआ, वो पहले पैराग्राफ में आप लोगों को सॉलिड स्टेट के बारे में ही बताया हुआ है। अब कितने टाइप के, हम देखो, हम लोग गैस के बारे में नहीं पढ़ते, गैस का अलग से चैप्टर है, स्टेट्स ऑफ मैटर। लिक्विड के बारे में आप लोग ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन इन सॉलिड्स एंड लिक्विड। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा सॉलिड। अब सॉलिड कितने टाइप का होता है? सॉलिड 2 टाइप का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है अमोर्फस। अब
एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टलाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और अमॉर्फस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को मेंशन किया हुआ है, आपको ये प्रॉपर्टीज को याद रखना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक से ही निकाला हुई है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग से निकाला हुआ है, टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन करें। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड जिसमें एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स वो जो भी होंगे वो एकदम पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। अमॉर्फस में रैंडमली अरेंज होते हैं। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की देखोगे तो एक पैटर्न होगा और वो पैटर्न लॉन्ग रेंज में चलेगा, मतलब आप जो पैटर्न देख रहे हो वो बहुत दूर तक चलेगा। और अगर आप अमॉर्फस की बात करो, गलती से अगर कोई पैटर्न मिल गया, अगर गलती से कोई पैटर्न मिल गया, जैसे मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल का पैटर्न दिख रहा है, मुझे यहाँ एक ट्रायंगल का पैटर्न दिख रहा है, यहाँ एक ट्रायंगल का पैटर्न दिख रहा है, तो जो पैटर्न गलती से मिल भी जाएगा वो लॉन्ग रेंज का नहीं होगा, वो शॉर्ट रेंज का पैटर्न होगा जो आपको देखने मिलेगा। दूसरी बात, क्रिस्टलाइन जो होते हैं एकदम शार्प एंड डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प पॉइंट मतलब अगर वो 59 डिग्री पे मेल्ट होने वाला तो 59 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा। अमॉर्फस जो होता है वो लॉन्ग रेंज में मेल्ट होता है, उसका कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, वो ग्रेजुअली पहले तो मेल्ट होता है, सॉफ्ट होता है और फिर लिक्विड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिस्टलाइन के अंदर आपको एनाइसोट्रॉपी देखने मिलती है और यहाँ अमॉर्फस में आइसोट्रॉपी देखने मिलती है। व्हाट इज एनाइसोट्रॉपी? नॉट सेम प्रॉपर्टी। एन मतलब नॉट, आइसो मतलब सेम, प्रॉपर्टी मतलब अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करूंगा तो इनकी इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने मिलती हैं। एक यहाँ एक्सेप्शन है, जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा ना, आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे, हमारे पास अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है ना, सिर्फ उसमें एनाइसोट्रॉपी देखने नहीं मिलती, पर बाकी जितने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आप देखोगे सब में आपको ये देखने मिलेगा कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं अमॉर्फस की, तो अमॉर्फस में आइसोट्रॉपी है, मतलब कोई भी एक्सेस पे कहीं पर भी अगर मैं जाके देखूंगा तो मुझे वहां पर सेम प्रॉपर्टी देखने मिलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीटी में कई बार पूछा गया, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक होता है एग्जाम्पल्स। अभी एग्जाम्पल्स याद रखना, क्रिस्टलाइन में आइस, NaCl, अभी तो आपके टेक्स्ट बुक में ही दिए हुए हैं, मैंने कुछ अलग से पॉइंट नहीं निकाले, ये 3 पॉइंट है, देखो, रेगुलरिटी, पीरियोडिसिटी, ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनाइट टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी भी दिखाता है, अमॉर्फस में रैंडमली अरेंजमेंट होता है, टेम्परेचर उनका जो होता है, टेम्परेचर इंटरवल नॉट एक टाइम पे मेल्ट नहीं होते, ग्रेजुअल मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं उनको मैंने समराइज करके यहाँ पे लिख दिया है, प्लीज इसका नोट्स बना के रख लेना। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके एग्जाम्पल्स को याद कर लेना। ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार, मेटेलिक ग्लास, यहाँ पर आपका आइस, NaCl, जितने मेटल्स होते हैं, सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, डायमंड, ग्राफाइट, सेरामिक्स, ये सब क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा हमारा टॉपिक होता है कि आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आपके जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं ना, ये सिर्फ एनाइसोट्रॉपी नहीं दिखाते, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको कहा जाता है आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अब इसको एक्सप्लेन करने का सिंपल सा तरीका है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब, अगर दो अलग क्रिस्टल का स्ट्रक्चर सेम होगा तो हम उसको आइसोमॉर्फस कंपाउंड कहते हैं। दो अलग क्रिस्टल का, जैसे अगर मैं बोलूं सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, दो अलग कंपाउंड है और उनका स्ट्रक्चर सेम होगा, हम उसको कहेंगे वो आइसोमॉर्फस है। जैसे NaNO3 और कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर सेम होगा पर वो अलग अलग कंपाउंड है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है वो पता है क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इनके अंदर सेम एटॉमिक रेशियो होता है। आप चाहो तो इस चीज को हाईलाइट करके रख सकते हो, ये सेम एटॉमिक रेशियो में चलते हैं। सेम एटॉमिक रेशियो का मतलब क्या होता है? सेम एटॉमिक रेशियो का मतलब होता है कि अगर आप देखोगे सोडियम फ्लोराइड में 1:1 है, एक सोडियम एक फ्लोरीन, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड में 1:1 का रेशियो है। अगर यहाँ देखो सोडियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है, पर ऑक्सीजन 3 है, 1:1:3 का रेशियो है। तो यहाँ पर कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो 1:1:3 दोनों का रेशियो। देखो 1:1 इनका रेशियो है और 1:1:3 इनका रेशियो है, तो सेम एटॉमिक रेशियो आपको देखने मिलता है, ठीक है। अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या? एक अकेला कंपाउंड अगर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब ना यहाँ पे एक वर्ड आपको याद रखना है, एक चीज होती है जिसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, और एक चीज होती है जिसको कहा जाता है एलोट्रॉपी, ठीक है, एलोट्रॉपी। अब एलोट्रॉपी जो होती है वो एलिमेंट्स में होती है, इसमें होती है एलिमेंट्स में, और पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो कंपाउंड्स में होता है। कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया? कोई एक कंपाउंड है
जैसे ये सोडियम फ्लोराइड एक कंपाउंड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड होता है ना। इनके एक कंपाउंड अगर अलग अलग स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, हम उसे कहेंगे कि वो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। अब यहाँ इन्होंने ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स यूज किए हुए हैं, अगर आप देखोगे, जैसे कैल्साइट होता है, एर्गोनाइट होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये जो जितने एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिए हुए, क्रिस्टोबलाइट, ये सारे आपको याद रखने हैं। अब एक देखो, पॉलीमॉर्फिज्म ऑकरिंग इन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, तो ये याद रखना। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, कौन से एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं कार्बन के? 3। कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन। बाकी अगर आप देखोगे, कैल्साइट एंड एर्गोनाइट्स आर 2 फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है, कैल्साइट में और एर्गोनाइट में। वैसे ही सिमिलरली अगर आप देखोगे, आपका सिलिका SiO2 जिसको हम कहते हैं, जिससे कांच बनता है SiO2, ये भी अगर आप देखोगे तो 3 फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबेलाइट। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ये सीईटी में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म समझ में आया? आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मल्टीपल कंपाउंड्स होंगे, अलग कंपाउंड्स है बट सेम स्ट्रक्चर है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सेम कंपाउंड है बट अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। और एलोट्रॉपी मतलब आपका एलिमेंट होगा जो अलग अलग फॉर्म में पाया जाए। क्लियर हो गया? देखो, मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो सकती है, द रीजन बीइंग कि हम क्रैश कोर्स में बैठे हुए हैं, हम लोग डिटेल कोर्स में नहीं है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कम टाइम में सिलेबस को रिवाइज करना। तो अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोज़ में ये ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस बने हैं एंट्रेंस में। अब हमारे पास है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आयोनिक, दूसरा होता है कोवेलेंट, तीसरा होता है मॉलिक्यूलर और फिर आपके पास आता है मेटालिक। टेक्स्ट बुक के पेजेस जो हैं वो मैंने अरेंज किए हुए हैं, मैं टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि सीडी के क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। अब उससे पहले मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अब सिंपल सा फंडा है बॉस, अगर मैं आयोनिक सॉलिड की बात करता हूँ तो वहां पर जो सॉलिड बना होगा उसमें आयंस होंगे। आयंस मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, कटायन और अनायन। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम कहते हैं कटायन, जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको हम कहते हैं अनायन। अब याद क्या रखना है, अगर आयोनिक सॉलिड है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी? देखो, हमको पता है सॉलिड स्टेट में अगर कोई पार्टिकल होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए पकड़ के रखने के लिए। तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो आपकी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोवेलेंट का मतलब क्या हो गया? जहां पर आपके पास एक सॉलिड होगा जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल जो भी हैं वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं। जैसे हम लोग सिलिकॉन को देखते हैं, जैसे हम कार्बन को देखते हैं डायमंड में, तो डायमंड में सिर्फ कार्बन होता है, पर कार्बन 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 आपस में सॉलिड स्टेट में है लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखे हुए। सिमिलरली ग्रेफाइट आप देखो, सॉलिड स्टेट होता है पर सिर्फ अकेला कार्बन होता है। सिमिलरली सिलिकॉन को देखो, तो जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में कौन थे? आयंस थे। यहाँ कौन थे? एक ऐसा एटम होगा जो कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखेगा। यहाँ सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या मॉलिक्यूल भी सॉलिड स्टेट में जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं जा सकते? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना सॉलिड स्टेट में होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, पानी जो H2O का मॉलिक्यूल होता है, जब वो बर्फ बन जाता है तो वो भी तो सॉलिड स्टेट में चला जाता है ना। तो अगर वाटर का मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में जाता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को अगर मैं देखूं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप के होते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे? 3। अगर मॉलिक्यूल्स पे ऊपर पोल्स है, पोल्स का मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जैसे HCl का बेहतरीन एग्जांपल है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल को क्यों पकड़ के रखेगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी, ये वाली पॉजिटिव और नेगेटिव वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं पोलार। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। मतलब ये एक डाइपोल है, डाइपोल का मतलब आई होप आपको समझ में आता होगा, जिसमें 2 पोल्स होते हैं, और ये भी एक डाइपोल है जहां पर 2 पोल्स हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहला आएगा पोलार, जिसके अंदर होगा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। दूसरा होगा नॉन पोलर। जैसे मान लो अगर मैं कल को आपसे कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इसमें कहीं पर भी पोल्स नहीं होते हैं। जैसे एक और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ले लूं, इसमें कहीं पर भी पोल्स नहीं होते हैं। तो क्या मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कभी सॉलिड में नहीं ले जा सकता? ले जा सकता हूं। ड्राई आइस जिसको कहते हैं, ड्राई आइस आपने देखा होगा शादियों में पानी में अंदर डाल के रखते हैं। तो यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी,
जो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, वो कौन सी होगी? तो वो होती है लंदन फोर्स, जिसको हम डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर लंदन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स होती है। इस पॉइंट को याद रखना, एंट्रेंस में काम आएगा। देखो मैं आपको जो भी चीजें सिखा रहा हूँ एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो चीज मेन है उस पे आपको फोकस करना है। आपको टेक्स्ट बुक की लाइंस रीड करनी है, आप रीड कर सकते हो, इतने बड़ा पैराग्राफ आपको याद भी नहीं होगा, पर ये डायग्राम आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, फिर हमारा लास्ट वाला आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डेड। मतलब क्या? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना है यहाँ पे, ये जो नॉन पोलर वाले लोग होते हैं ना, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है? लंदन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स। ये लंदन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स सबसे कमजोर फोर्स होती है, इसीलिए ये वाले मॉलिक्यूल बहुत जल्दी सबलाइम कर जाते हैं। आपने कपूर का गोली देखा होगा, नेप्था बॉल्स देखा होगा, ये जो ड्राई आइस आप लाते हो, पानी में डालो, देखो गैस बन के, भाप बन के बाहर आ जाता है। आयोडीन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। आयोडीन भी सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है? लंदन और डिस्पर्शन फोर्स, इसीलिए वो भी सबलाइम कर जाता है। तो नॉन पोलर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब्लिमेशन दिखाते हैं। देन हमारे पास लास्ट में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मेरे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? आई होप आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूं। अगर हाइड्रोजन किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ लगा है, एक ऐसे एलिमेंट के साथ जो या तो नाइट्रोजन होगा, या तो फ्लोरीन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, तो अगर हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ भी लगता है, जैसे यहाँ पर भी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ HF ले लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में भी होता है, अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल देखा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन होगा, एक और हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन होगा। देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा है, तो यहाँ पर भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, वो जब सॉलिड स्टेट बनाते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनाते हैं। जैसे HF, H के साथ नाइट्रोजन, H के साथ ऑक्सीजन, ये तीन मॉलिक्यूल्स आपको याद रखने, ठीक है, ये तीन एटम जब भी हाइड्रोजन के साथ लगेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। लास्ट हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं मेटेलिक सॉलिड। ये मेटेलिक सॉलिड काफी स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इनमें मेटल्स होते हैं। अब मेटल मेटल तो बॉन्ड बनाता नहीं है, तो मेटल मेटल सॉलिड स्टेट में कैसे आएगा? तो जब मेटल्स आपस में एक साथ में आके बैठते हैं तो हर मेटल अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर लूज कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि वो मेटल का टेंडेंसी है, वो मेटल का प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ जाते हैं तो वो सारे एटम्स को आपस में पकड़ के रखते हैं, इस तरीके से पकड़ के। तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये देखो पॉजिटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उनके इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लॉजिक समझ में आया? तो यहाँ पर मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मेटल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है उसको पकड़ के रखने का काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको? मेटेलिक बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी? इसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जो सेम एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मेटल्स के बीच में, उसको कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। अब महाराष्ट्र सरकार की बुक में जो जितनी चीजें दी हुई हैं एक एक करके देखते। सबसे पहले आयोनिक क्रिस्टल दिया होगा। आयोनिक क्रिस्टल में क्या आएगा? देखो चार्ज्ड आयंस होते हैं, ठीक है, कटायन अनायन होंगे, इतना समझ में आ गया। दूसरा, ईच आयन ऑफ चार्ज इज बाउंडेड टू अपोजिट चार्ज बाय कोलम्बिक फोर्स। हमने कहा कोलम्बिक फोर्स से बंधा हुआ होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड पार्टिकल्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखो उसी चीज को इतने बड़े पैराग्राफ में दे दिया, ठीक है, हमने उसको एक स्टेटमेंट में लिख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कोलम्बिक फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। कहानी खत्म हो गई। लास्ट, आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। बड़े हार्ड होते हैं, बड़े ब्रिटल होते हैं। घर में आपके पास नमक होगा, देख लेना, हार्ड होता है, आप उसको पाउडर नहीं कर सकते, ब्रिटल होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आयंस है ना बॉस, पॉजिटिव नेगेटिव कटायन अनायंस हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे आर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अगर सॉलिड स्टेट में है तो कटायन अनायन एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, ऐसे पकड़ के रखेंगे। अब अगर मैं इनको यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दूं और यहाँ एक नेगेटिव प्लेट लगा दूं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी? क्या नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कटायन और अनायन ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है। लेकिन अगर इसी क्रिस्टल आयोनिक सॉलिड को पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? पानी में डालने के बाद ये क्रिस्टल घुल जाता है, डिसॉल्व होता है, और डिसॉल्व होने के बाद डिसोसिएट हो जाता है, मतलब कटायन अलग हो जाता है और अनायन अलग हो जाता है। तो लिक्विड स्टेट में जब इनको पानी में डाला जाता है
यानी एक्वियस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो याद रखना, दे आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, हाउएवर दे आर गुड कंडक्टर व्हेन मेल्टेड। या तो आप इनको मेल्ट कर दो, इसके नीचे बर्नर लगा दो और बर्नर लगा के इनको मेल्ट कर दो, तो जैसे ही मेल्ट हो जाएंगे कटायन अनायन अलग अलग हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और या तो इनको पानी में डाल दो, क्योंकि पानी में डालते हो तो भी कटायन अनायन अलग अलग हो जाते हैं, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो सिंपल सा फंडा याद रखना है कि ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मेल्ट होने के बाद और पानी में जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने का चांसेस है। समझ में आया? एग्जाम्पल्स के तौर पे हम तो कितने आयनिक, जितने आयनिक कंपाउंड है, NaCl, K2SO4, कैल्शियम फ्लोराइड, KCl आयनिक क्रिस्टल समझ में आया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारा है जिसको कहते हैं कोवेलेंट या नेटवर्क क्रिस्टल। अब कोवेलेंट क्रिस्टल जो होते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो कौन बनाएंगे? जैसे सबसे बेहतरीन एग्जांपल है डायमंड। कार्बन 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 का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ग्रेफाइट, इसमें भी कार्बन कार्बन होता है। तो पॉइंट क्या दिए हुए हैं? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कोवेलेंट नेटवर्क, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, एटम्स इन दिस क्रिस्टल आर लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, जॉइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल। डायमंड में कितने सारे कार्बन होते हैं, सब कार्बन का ही बना होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ रिजिड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड। भाई सच में बहुत हार्ड होते हैं, इनका इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, बॉन्डिंग होती है इनके बीच में आपस में, कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इसका हार्डेस्ट सब्सटेंस और इसका मेल्टिंग पॉइंट 3,500 डिग्री के आसपास है। इतना इतना हार्ड होता है। डायमंड को तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इनका कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क बना होता है कि एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। हाईली इनकम्प्रेसिबल, आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। देन लास्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है? द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड, हेंस आर नॉट मोबाइल। देखो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्यों? अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आजाद तो नहीं है, फ्री तो नहीं है, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड में है। तो ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते नहीं है। याद रखना, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लॉजिक समझा? समझ में आया? एग्जाम्पल डायमंड है, क्वार्ट्ज है, बोरोन नाइट्राइड है, कार्बोंडम है एंड हाँ कार्बोंडम ही लिखा है ना, हाँ, एंड कोवेलेंट नेटवर्क। अब मेन एग्जांपल्स ये याद रख लेना, डायमंड, क्वार्ट्ज एंड बोरोन नाइट्राइड एंड कार्बोरेंडम, ये एग्जांपल्स है इसके। क्लियर हो गया? अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हमने पहले डिस्कस कर लिया, उसमें तो मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मॉलिक्यूल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होगा? मॉलिक्यूल होगा। अब इसमें भी आप देखोगे तो 3 टाइप है। एक तो होता है वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हमने HCl वाला एग्जांपल लिया था, वाटर वाला एग्जांपल लिया था, इनमें डाइपोल होते हैं, पोल्स होते हैं। दूसरा होता है वेरी वीक लंडन और डिस्पर्शन फोर्स, जैसे CH4, H2, ये सारे क्या होते हैं? ये लंडन फोर्स वाले सॉलिड होते हैं। देन हमने क्या एग्जांपल लिया था? हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। ये देखो हमने एग्जांपल्स में यहाँ पढ़ा था ना, पोलार, डाइपोल डाइपोल, लंडन फोर्स, नॉन पोलार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद रखने हैं। लॉजिक समझ में आया क्या? क्लियर है? बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड क्रिस्टलाइन जो होते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ये बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट दिखाते हैं। क्योंकि देखो ना यार, एक सिंपल सा फंडा है, आप इस चीज को समझो। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से आई? पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हुए थे, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है? ये हल्की हल्की फुल्की फुल्की सी जो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव की वजह से, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो लंडन फोर्स जो सबसे कमजोर फोर्स होती है, इसके बीच में हाइड्रोजन फोर्स जो इतनी पावरफुल नहीं है जितना कि आयोनिक और कोवेलेंट वाला बॉन्ड होता है। इसीलिए जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो सबसे कमजोर सॉलिड्स माने जाते हैं। आई होप ये पॉइंट याद रहेगा। दे आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं दिखाते। अगला हमारा टॉपिक है मेटेलिक सॉलिड्स। अब मेटेलिक बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, इन अ सॉलिड मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज का मतलब होता है एक जगह फिक्स नहीं होते। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो मेरे पास ये सोडियम है, ये सोडियम सोडियम सोडियम, इन सबके इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए, देख रहे हो? ये रेड कलर का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन फ्री आजाद हैं, वो एक सोडियम के साथ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इनका जो बाहर का एटम होता है, जो बाहर का एटम होता है वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे सोडियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2,8,1। तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना थर्ड शेल में, ये एक सोडियम के साथ फिक्स नहीं होता। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन कैसे इधर उधर इधर उधर इधर उधर मूव करते जा रहे हैं, वो फिक्स नहीं है। फिक्स कौन है? सोडियम, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? तो इन अ सॉलिड मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर क्रिस्टल, लिविंग बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन। वो घूमते रहेंगे इधर उधर भटकते रहेंगे, वो छोड़ के नहीं भाग सकते।
क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, पॉजिटिव चार्ज ने उनको पकड़ के रखा हुआ है, पर वो छोड़ के नहीं भाग सकते। इसीलिए मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए मेटल के अंदर शाइन आती है, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइट आएगी, टकराएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। देयरफॉर मेटालिक क्रिस्टल्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन एरे ऑफ पॉजिटिव आयंस इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक सॉलिड को ऐसे देखा जाता है कि पॉजिटिव आयंस हैं जो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में उनको डुबा दिया गया। इलेक्ट्रॉन मस्त इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर डांस कर रहे हैं, और उनके बीच में आप लोगों ने सोडियम के मेटल्स को अरेंज कर दिया या मेटल एटम्स को अरेंज कर दिया। लॉजिक समझ में आया? द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन कटायन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट मेटेलिक बॉन्ड। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब पॉइंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेटल्स आर मेलेबल, 10वीं में पढ़ा था। दे कैन बी हैमर्ड, मेटल्स आर डक्टाइल, ये भी 10वीं में पढ़ा था। ठीक है, मेटल्स ऑफ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कहीं नहीं थे। इनमें थे क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, इनमें तो आयंस थे, लेकिन वो एक दूसरे से बंधे हुए थे। पानी में डालोगे तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, या उनको मेल्ट कर दोगे तो आएगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन वो तो कोवेलेंट बॉन्ड में थे। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन का चांस ही नहीं आता, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो सारे सॉलिड में से सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा? सिर्फ मेटेलिक सॉलिड करेगा। लॉजिक समझ में आया? सिर्फ मेटेलिक सॉलिड करेगा, बाकी के लोग सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? ये सब एंट्रेंस के पॉइंट बनते हैं। तो यहाँ खत्म होता है आपका पार्ट 1 मेटेलिक क्रिस्टल के साथ। अब ये आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, आपको इस चार्ट को पढ़ना है। जैसे आयोनिक सॉलिड में कौन कौन होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब ये आपको बाय हार्ट नहीं करना है। ये सब रेंज आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये चार्ट सिर्फ रीड करो, देखो इसमें क्या क्या लिखी हुई है। हमने जो यहाँ पर अब तक डिस्कशन किया है वही सारा चीज इसके अंदर होना चाहिए। सो विद दिस आपका पार्ट 1 खत्म होता है। कौन सा पार्ट 1? आपका पार्ट 1 जो हमने डिस्कस किया था, टाइप ऑफ सॉलिड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये 2 पार्ट आपके अभी खत्म हो गए। अब आते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। अब देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर होगा तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा। जैसे आपने बिल्डिंग देखी होगी, बिल्डिंग में कैसा, एक माला, माले के ऊपर माला, फ्लोर 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 फ्लोर। और आपने झोपड़ी देखी होगी, झुग्गी झोपड़ी जिसको स्लम्स कहते हैं, वहाँ कैसे घर, कोई घर किधर है, कोई घर किधर है। तो आपकी जो बिल्डिंग है ना, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि एक पैटर्न होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, और एक फ्लोर बार बार रिपीट करते जाता है। लेकिन झुग्गी झोपड़ी में आप जाके देखो, सब कुछ रैंडमली अरेंज होता है। गलती से अगर कोई पैटर्न मिल गया तो 2-3 घर एक साथ होंगे लाइन से, वरना इधर उधर सब स्कैटर्ड होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जब हम पढ़ाई करते हैं, तो देखो, जब आप कहीं किसी बिल्डिंग में घर लेने जाते हो तो आप क्या पूरी बिल्डिंग देख के आते हो क्या? नहीं, आप एक सैंपल फ्लैट देखते हो। क्या देखते हो? सैंपल फ्लैट। क्यों सैंपल फ्लैट देखते हो? क्योंकि वो सैंपल फ्लैट ही है जो बार बार रिपीट करेगा, और रिपीट होते होते पूरी बिल्डिंग बनेगी। तो वो जो सैंपल फ्लैट होगा ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जब हम क्रिस्टल्स की पढ़ाई करते हैं, हम पूरा क्रिस्टल नहीं पढ़ते, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा उसका लेते हैं और उस छोटे से हिस्से की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। उस छोटे हिस्से को जो बार बार रिपीट होगा, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं उसको? यूनिट सेल। अब देखो ध्यान से, पूरे क्रिस्टल को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या कहते हैं? लैटिस। जैसे आपके सामने ये है, ये पूरा क्रिस्टल है, उसके अंदर जो एक छोटा सा पॉइंट होगा वो हमारा हो जाएगा बेसिस। जैसे ये एक एटम है, ये हमारा बेसिस है। ठीक है, ये बेसिस जब बार बार रिपीट करता जाएगा तो मुझे मिलता है पूरा लैटिस। तो देखो, आपके पास एक लैटिस है, उसमें बहुत सारे बेसिस हैं, उससे आपको मिलेगा पूरा सा क्रिस्टल। तो आपका जो लैटिस होगा और बेसिस होगा, वो मिला के आपको क्रिस्टल देता है। तो क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखो स्टेटमेंट दिया है, लैटिस इज अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हैं जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं इन अ 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे। एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें एक सिंगल पॉइंट होगा जो बार बार रिपीट करता जाएगा। लॉजिक समझ में आया? अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय अटैचिंग अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टू ईच ऑफ द लैटिस पॉइंट। हर एक पार्टिकल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो इस तरीके से, तो आपको मिलेगा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, लैटिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल। हम उसको क्रिस्टल कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं। देखो, ये सब एंट्रेंस में नहीं आने वाला है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू ऑल दिस इन एन एंट्रेंस एग्जाम। आपको पता होना चाहिए यूनिट सेल क्या होता है। क्या होता है यूनिट सेल? एक सबसे सिंगल छोटा यूनिट जो उसको हम बार बार रिपीट करते हुए देखेंगे और उसी की हम पढ़ाई करेंगे, उसको यूनिट सेल कहते हैं। लॉजिक समझ में आया? और इसमें सिंपल सा फंडा क्या होगा, एक लैटिस होगा,
एक बेसिस होगा जिससे मुझे क्या मिलेगा, पूरा क्रिस्टल मिलेगा। लैटिस मतलब वो 3 डायमेंशनल जगह जहां पर ये पॉइंट्स जाके बैठने वाले हैं और उससे जो मुझे स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टल। यहां तक लॉजिक समझ में क्लियर है? अब देखो हमारे पास यूनिट सेल क्या होता है, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। अब देखो जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग के हर बिल्डिंग का डायमेंशन सेम होता है क्या? कोई बिल्डिंग होगी जो चौड़ी होती है, कोई बिल्डिंग होगी जो पतली होती है लेकिन लंबी सी होती है, कोई बिल्डिंग होगी जो अलग शेप में होती है। तो हर बिल्डिंग का डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होता है। सिमिलरली जब आप पार्टिकल्स को अरेंज करते हो तो जरूरी है क्या सारे पार्टिकल सेम पैटर्न में अरेंज होंगे? जैसे अगर मैं यहाँ तुमसे बोलूँ, मुझे एक बात बताओ, आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एटम्स का, ये स्ट्रक्चर जो एटम का है आपको इसमें कौन सा एक ऐसा पैटर्न है जो रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो कुछ लोग कहेंगे सर मुझे तो ये स्क्वायर दिख रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। कैन यू सी दिस? एक स्क्वायर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। कुछ लोग मुझसे ऐसे भी कह सकते हैं सर मुझे तो है ना ऐसा एक स्क्वायर दिख रहा है जो बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके बीच में एक आपको पार्टिकल दिखाई देगा। कुछ लोग मुझे ऐसे भी कह सकते हैं कि सर मुझे तो है ना ऐसा स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैन यू सी दिस? ये बार बार रिपीट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक यूनिट सेल बनाते हैं। अब वो जो यूनिट सेल हम बनाएंगे ना वो हमारे ऊपर होता है हम कैसे बनाते हैं। जैसे हमने ये एक यूनिट सेल को मान लिया तो इस एटम और इस एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसके बीच और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, अब ये 3 डायमेंशन में चले जाओगे, जैसे इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उससे हमारे पास आता है अलग अलग टाइप के क्रिस्टल। ठीक है, तो किसी भी यूनिट सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका लेंथ कितना है, उसका ब्रेथ कितना है, उसका हाइट कितना है। जहां पर ये एक पॉइंट आपको उस एटम के बारे में बता रहा है जो 3 डायमेंशन में अरेंज्ड है। लॉजिक समझ में आया? काफी टाइम से आप सुन रहे हो कंटिन्यूसली। अब यही मेरे लेक्चर की खासियत है, मैं कंटिन्यूस पढ़ाता हूँ, पूरा सिलेबस इसी तरह आपको पढ़ाऊंगा, कम टाइम में मैक्सिमम पढ़ाई होनी चाहिए। बीच बीच में हम ब्रेक लेंगे, ऑब्वियसली हम ब्रेक लेंगे, जैसे हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है, इसके बाद एक ब्रेक ले लेंगे, आपको मस्त एक अच्छा सा म्यूजिक लगा के बैठ जाओ थोड़ा सा और फिर दोबारा वापस स्टार्ट करेंगे। लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, बीच में डिस्टर्ब मत हो जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से फोकस होके सुनो। और उसके बाद में 20-25 मिनट सुन लिया, फिर एक छोटा ब्रेक ले लो 5 मिनट का, 2 मिनट का, फिर वापस से सुनना स्टार्ट करो। एंड दिस इज हाउ यू स्टडी। कंटिन्यूस देखोगे ना तो एक टाइम के बाद है ना वो हेल्यूसिनेशन में चलेगा, आप ना ऐसा पागल, फिर ऐसा लगेगा मैं बोल रहा हूँ और आप सब सुने जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप सब सुन, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस अरे वाह 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 वाह, अच्छा ये तो वो स्टेज नहीं आनी चाहिए, हिप्नोसिस वाली स्टेज नहीं आनी चाहिए। तो वो हिप्नोसिस की स्टेज को ब्रेक करना होता है, तो वो हर 20-25 मिनट में आपको ब्रेक करना है। ठीक है, अगर वीडियो लंबा बन रहा है तो आप 20-25 मिनट तक कंटिन्यूसली स्क्रीन पे देखो, फिर एक ब्रेक ले लो, आंखें हटा लो, इधर उधर देखो, थोड़ा देर इधर उधर देखो, ब्रेन को रिफ्रेश करो और फिर से हमारे पास आ जाओ। ठीक है, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो यूनिट सेल समझ में आया क्या होता है? यूनिट सेल एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है जो हम इमेजिन करते हैं। उसमें एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी और एंगल्स होंगे अल्फा, बीटा, गामा। अब मैं जिस कमरे में बैठा हूँ, कमरे में भी देखो ना 3 दीवारें होती हैं, उनके बीच में एंगल होता है कि नहीं होता है? वो जो एंगल होता है, एक कॉर्नर पे खड़े हो जाओ, आपको 3 एंगल दिखाई देंगे। तो ये जो 3 एंगल होते हैं दैट इज अल्फा, बीटा और गामा। और लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इनको कहते हैं सेल पैरामीटर्स। क्या कहते हैं इनको? सेल पैरामीटर। देखो, द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल अलोंग 3 एक्सेस आर डिनोटेड बाय ABC, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, एंड द एंगल बिटवीन एक्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा। ये आपके सामने आ गया, यूनिट सेल समझ में आया। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर ब्रैविस। उन्होंने ना हमको ये समझाया, ये उन्होंने बताया, अब ये मैं हायर एजुकेशन में पढ़ाता हूँ BSc MSc वाले बच्चों को, कि कैसे आया, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सब सुनना है। उन्होंने हमको बताया कि जब आप ऐसा जब अरेंजमेंट करते हो तो ज्योमेट्री, सिमेट्री सब लगा लो, तो हमारे पास है ना 7 अलग अलग टाइप के क्रिस्टल बन सकते हैं। 7 अलग अलग टाइप के, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, उनके बीच में एंगल्स क्या क्या है। अब आप देखो, एक तो ऐसा भी बन सकता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होगी। एक स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम होगी लेकिन देखो एंगल अलग हो गया है। एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है, लेंथ, ब्रेथ अलग अलग है, एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन लेंथ, ब्रेथ, हाइट, अल्फा, बीटा, गामा, हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। कौन से आपके टेक्स्ट बुक में देखो, ये पूरा लाइन से उन्होंने बता के दिया हुआ है कौन से होते हैं। तो हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ये मेन है। अब क्या फर्क है इनमें? अब देखो, एक चीज ध्यान से सुनना,
जब भी आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना होगा, जैसे मान लो अगर एटम्स सिर्फ ऐसे अरेंज्ड है, ऐसे इस पैटर्न में अरेंज्ड है, सिर्फ इस पैटर्न में, तो हम इसको कहते हैं ये एक प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव मतलब सिर्फ कॉर्नर पर एटम बैठे हुए। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता, अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता जिसमें अगर मैं बनाऊं तो यहाँ खुद को ऊपर लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ अगर एक एटम ड्रॉ कर दूं, यहाँ एक एटम, तो देखो ये रेड कलर के एटम्स को ज्वाइन करो तो बीच में कुछ तो मेरे पास आ रहा है। तो कॉर्नर के अलावा भी कुछ एटम प्रेजेंट है, कॉर्नर के अलावा भी हमारे पास कहीं पर एक एटम प्रेजेंट है। तो मेन कॉर्नर तो है ही, मेन, उसके अलावा भी एटम प्रेजेंट है, हम उनको कहते हैं सेंटर्ड। क्या कहते हैं उनको? सेंटर्ड। कितने टाइप के सेंटर्ड होते हैं? 3। बॉडी सेंटर्ड, आपके मेन एटम्स होंगे कॉर्नर पे, उनके अलावा बॉडी के बीचों बीच में एक एटम भी बैठा होगा। दूसरा बेस सेंटर्ड, या जिसको एंड सेंटर्ड भी कहते हैं, मतलब सब कुछ सही रहेगा, एक एटम ऊपर के फेस पे बैठा होगा और एक एटम नीचे के फेस पे बैठा होगा, इस तरीके से, इसको एंड सेंटर्ड कहते हैं। फिर आता है फेस सेंटर्ड, हर फेस पर एक पार्टिकल बैठा होगा। देखो अब इनका ना 3 डायमेंशनल डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, समझाने के लिए मैंने रखा हुआ है खुद के पास। ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ सिर्फ कॉर्नर पर एटम बैठे हुए हैं, पर अगर तुम यहाँ देखो तो ये 4 एटम है और बीच में ब्लू कलर का एटम देख रहे हो, वो बॉडी के बीच में आ रहा है। ऐसा लग रहा है इनके बीच में एटम को जबरदस्ती घुसा दिया गया। और अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये 4 एटम दिख रहे हैं, उनके यहाँ पर फेस पर आ रहा है, यानी सी फेस के ऊपर। ये एक फेस है आपका, आप घर में खड़े हो ना, तो जो एक दीवार होती है वो आपका एक फेस होता है। एक घर में कितनी दीवारें होती हैं? तो 4 दीवारें होती हैं, एक छत होती है और एक जमीन होती है। तो मुझे 6 फेसेस दिखते हैं, 4 दीवारें, छत और जमीन। तो ऊपर नीचे 2 और अगल बगल में 4। ठीक है, तो अगर आपका कोई एटम है जो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो वो हो गया प्रिमिटिव टाइप। उसके अलावा अगर कॉर्नर के अलावा घर के बीच में भी कोई एटम प्रेजेंट है तो वो हो गया बॉडी सेंटर्ड। अगर ऊपर और नीचे वाले फेस पे प्रेजेंट है तो वो हो गया बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड। और अगर सारे फेस पर बीच बीच में भी एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो हो गया आपका फेस सेंटर्ड, FCC। ठीक है, अब 7 मेन क्रिस्टल होते हैं, जैसे क्यूबिक होता है। अब क्यूबिक का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्यूबिक? जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा, जैसे आप लोगों को यहाँ डायग्राम दिखने मिलेगा। क्यूबिक क्यूबिक के अंदर देख रहे हो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ इक्वल दिखाई दे रही है। ठीक है, अब क्यूबिक में 3 पॉसिबिलिटी है, या तो वो प्रिमिटिव टाइप हो सकता है पुराने जमाने जैसा सिर्फ कॉर्नर पे, या तो वो बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, या तो वो फेस सेंटर्ड हो सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट। देखो फेस सेंटर्ड मैंने यहाँ बनाया हुआ है, अगर आप इसको देख पा रहे हो, ये आपका एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव। ठीक है, इसके बॉडी के बीच में है, ये BCC हो गया। और ये देख रहे हो ना, हर फेस पर हर साइड में एक एटम रेड कलर का दिख रहा है, ये क्या हो गया? फेस सेंटर्ड हो गया। तो आपका जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है ना, क्यूबिक वाला स्ट्रक्चर, उसमें 3 पॉसिबिलिटी है। वो प्रिमिटिव हो सकता है, वो बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, या तो वो फेस सेंटर्ड हो सकता है। देखो यहाँ लिखा है सिंपल या प्रिमिटिव हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड, या तो वो फेस सेंटर्ड हो सकता है। अगर वहीं मैं ऑर्थोरोम्बिक की बात करूं, ऑर्थोरोम्बिक की, अब देखो आपके ना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ना इनके डायमेंशंस नहीं दिखे, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है कि नहीं। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है लेंथ और ब्रेथ तो सेम है लेकिन हाइट अलग है, और सारे एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ डायग्राम बना के दे दिया है, इन्होंने पैरामीटर्स नहीं दिए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट वगैरह नहीं। जेईई नीट की तैयारी करोगे ना अगर आप, तो उसमें आपको पैरामीटर देखने मिलते हैं, वो लोग पैरामीटर्स देते हैं, सब कुछ बताएंगे अच्छे से एकदम पैरामीटर के साथ। यहाँ ना 4 पॉसिबिलिटी देखने मिलती है। एक तो प्रिमिटिव हो गया, एक ये देख रहे हो बॉडी के बीच में आ गया, एक देख रहे हो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे, ये तो फेस सेंटर्ड हो गया। और इसमें देख रहे हो सिर्फ ऊपर और नीचे है, ये तो बेस सेंटर्ड हो गया। तो ऑर्थोरोम्बिक में 4 पॉसिबिलिटी है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें एक है। तो सर याद कैसे रखेंगे यार इसको? तो इसका एक तरीका है, एक ट्रिक है, देखो याद कैसे रखने का इसको। सबसे पहले क्लास मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी, क्लास मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी। C का मतलब क्यूबिक, M का मतलब मोनोक्लिनिक, T का मतलब ट्राइक्लिनिक, O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, T का मतलब टेट्राहेड्रल। अब 2 बार T आया, पहले ट्राई आएगा बाद में टेट्रा आएगा। ठीक है, उसके बाद H का मतलब हेक्सागोनल, R का मतलब रोम्बोहेड्रल। यहाँ तक समझ में आया? ये तो याद करने का, क्लास मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी। उसके बाद क्यूबिक में कितनी पॉसिबिलिटी थी? या तो वो प्रिमिटिव हो सकता था सिंपल वाला, या तो वो बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड हो सकता था, मतलब 3 पॉसिबिलिटी थी, देखा हमने। उसके बाद मुझे बताओ ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में देख रहे हो 4 पॉसिबिलिटी थे,
तो मैंने यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक के सामने 4 लिख दिया है। मतलब ऑर्थोरोम्बिक 4 टाइप में पाया जा सकता है। सिंपल वाला हो सकता है, या तो BCC, FCC, ECC एंड बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड जिसको कहते हैं। क्यूबिक में सिर्फ 3 है। तो ऐसे मैंने ना सबकी पॉसिबिलिटी लिख दी है यहाँ पे। नंबर 3 2 1 4 2 1 1 3 2 1 4 2 1 1। तो क्लास मंडे ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी। क्लास मंडे ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी। 3 2 1 4 2 1 1। इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो मुझे 14 नंबर आता है। मतलब ये जितने आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख रहे हो सबको ऐड कर लो तो 14 अलग अलग टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेविस साहब ने हमको जब क्लासिफिकेशन करके दिया तो उन्होंने बताया 7 मेन क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 7 मेन है, पर उनमें और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे वो बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, वो फेस सेंटर्ड हो सकता है, वो एंड सेंटर्ड हो सकता है। तो ऐसे टोटल मिला के कितने क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं? हमारे पास 14 पॉसिबल वेरिएशन होते हैं। इनको हम लोग ब्रेवाइस लटाइसिस कहते हैं। ये याद रखोगे, इस पर क्वेश्चन बनता है और काफी बार क्वेश्चन बनेगा, आपको देखने मिलेगा जब आप PYQ करोगे तो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये ग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं है, किसमें कौन सा वेरिएशन है ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर भी इतने ज्यादा क्वेश्चन मैंने कभी देखे नहीं है कि बने होंगे। आपसे कोई नहीं पूछने वाला मोनोक्लिनिक में कौन से वेरिएशन थे। एक तो प्रिमिटिव फिक्स होगा, दूसरा वाला बेस सेंटर्ड है। देखो, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। हम जब PYQ करेंगे तब देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन गलती से अगर कोई बन गया होगा तो बनेगा, वरना मुझे नहीं लगता इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ज्यादा। ठीक है, हाँ, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम याद रखने हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं और किसमें कितने पॉसिबल वेरिएशन है। जैसे मैं कल को पूछूं ऑर्थोरोम्बिक में कितने होते हैं, तो 4 पॉसिबल वेरिएशन है। वो सिंपल भी हो सकता है और ये 3 पॉसिबिलिटीज की उसके अंदर हो सकती है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। अब आप एक छोटा सा ब्रेक लो, पॉज करो, इधर उधर थोड़ी नजरें घुमाओ और वापस से दोबारा स्टार्ट करना। ठीक है, सो ब्रेक हो गया। अब आते हैं, देखो अब तक हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब तक हमारे सॉलिड स्टेट के 3 टॉपिक्स हो गए। टाइप ऑफ सॉलिड्स हमने डिस्कस कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने डिस्कस कर लिया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्यूबिक सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक सेल में कितने होते हैं, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं और आपके फेस सेंटर्ड में कितने पार्टिकल्स होते हैं। अब ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे और इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करने वाले हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बेसिकली होता क्या है, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो अगर कल को मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास 4 पार्टिकल्स हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से मेरे पास 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ऐसे हैं। अब ये मैं बना देता हूँ एक क्यूब, यहाँ पर ऐसे 4 क्यूब है मेरे पास, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। ये इस तरीके से मेरे पास 4 क्यूब्स हैं, 1 2 यहाँ हो गए और तीसरा और चौथा क्यूब यहाँ हो गया। अब अगर मैं कल को आपसे कहूँ कि मुझे बताइए इस वाले क्यूब के अंदर कितने टोटल, इस वाले स्क्वायर के अंदर रहकर कितने पार्टिकल्स हैं, तो आप बोलोगे सर 4 पार्टिकल्स हैं। नहीं, गलत, 4 पार्टिकल्स नहीं, क्योंकि ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये वाला पार्टिकल ये 4 क्यूब का हिस्सा है और मेरे क्यूब में, मेरे इस वाले स्क्वायर में उसका सिर्फ एक हिस्सा आ रहा है, 1/4, 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो इसका भी 1/4 आएगा। अगर ऐसे ये चलता जाए, ऊपर नीचे चलता चला जाए, ऐसे बड़ा स्ट्रक्चर बन जाए, तो इसका भी कितना आएगा मेरे पास, इसका भी 1/4 हिस्सा आएगा, इसका भी कितना आएगा, 1/4 हिस्सा आएगा। तो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो इस पूरे स्क्वायर में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, तो 1/4 प्लस 1/4, मतलब मैं सिंपल कह सकता हूँ 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर कितना निकल के आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे जब मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास कोई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, अगर ये कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुन लेना। पॉइंट नंबर 1, किसी भी क्यूब को जब आप देखते हो तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं। एक तो होता है कॉर्नर। आप अगर कभी किसी क्यूब को देखोगे तो उसके अंदर 8 कॉर्नर होते हैं। देयर आर 8 कॉर्नर। देखो 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर हो गए। अब इस कॉर्नर के ऊपर अगर एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो वो इस क्यूब का उसमें कितना हिस्सा आएगा। अब इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, हम लोग एक क्यूब बनाते हैं। ये हो गया हमारा पहला वाला स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं कह सकता हूं कि आप रट्टा मार लो, मैं रट्टा मरवा सकता हूं, बट थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समझने से क्या होता है, अपनी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ये एक क्यूब हो गया। ऐसे ही नीचे हमारे पास आएगा एक दूसरा क्यूब, इस तरीके से हमारे पास बनेगा एक सेकंड क्यूब, ये वाला क्यूब, ठीक है। इस तरीके से ये सेकंड क्यूब बन गया। ऐसे ही अगर मैं पीछे की तरफ बनाऊं, अब ध्यान से सुनना, अब मैं 2 ही क्यूब बना रहा हूं। सोचो अगर एक पार्टिकल यहां प्रेजेंट है
वो कितने क्यूब का हिस्सा होगा। देखो एक तो इस क्यूब का हिस्सा हो गया नंबर 1, एक इस क्यूब का हिस्सा होगा नंबर 2, एक इसके पीछे आया होगा जो यहाँ पर एक क्यूब बनेगा ना इस तरीके से, यहाँ पर भी तो एक क्यूब बनेगा ना ऐसे पीछे, अगर मैं उसको बनाऊँ, ये यहाँ चला जाएगा, ये लाइन यहाँ चली जाएगी, ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा ऐसा यहाँ पर, ये देख रहे हो। तो ये तीसरा क्यूब हो गया, उसका भी हिस्सा होगा। ऐसे ही वो चौथे क्यूब का भी हिस्सा होगा। तो ये वाला पार्टिकल जो यहाँ प्रेजेंट है वो 4 क्यूब का हिस्सा है नीचे, और ऐसे ही ऊपर भी तो क्यूब बनेंगे ना। अगर आप देखोगे ऐसा स्ट्रक्चर तो ऊपर भी तो क्यूब बना होगा। तो किसी भी कॉर्नर पर जब कोई पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो वो 8 क्यूब का हिस्सा होता है। तो कॉमन बिटवीन 8 क्यूब्स, ये वाला पार्टिकल 8 क्यूब का हिस्सा है। तो मेरे हिस्से में कितना आएगा, 1/8 पार्ट आएगा। तो कोई भी पार्टिकल जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है उसका सिर्फ 1/8 हिस्सा मेरा होता है। बाकी के हिस्से 8 अलग अलग क्यूब में होंगे, 4 क्यूब नीचे होंगे और 4 ऊपर होंगे, और उसके बीच में एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। समझ में आया। अब अगला होता है हमारे पास फेस। अगर आप इस चीज को देखो तो इसको हम लोग फेस कहते हैं, ठीक है। ऐसे मेरे पास कितने फेसेस होते हैं, ऐसे मेरे पास 6 फेसेस होते हैं। कॉर्नर कितने थे मेरे पास, 8 कॉर्नर थे और ये 6 फेसेस होते हैं। अब अगर कोई चीज एक फेस पे प्रेजेंट है तो वो कितने क्यूब के हिस्सा होगी, मतलब कितने क्यूब में कॉमन होगी, वो 2, एक ऊपर और एक नीचे। अगर मान लो मेरी एक घर की दीवार है, एक घर की दीवार पे आपने एक दरवाजा बना दिया, तो उस साइड में भी घर है, इस साइड में भी घर है, और 2 घरों के बीच में एक दरवाजा बना दो, तो जो दरवाजा हो गया वो फेस है, वो 2 घर के लिए कॉमन हो जाता है। तो सिमिलरली जब भी कोई चीज फेस पे होती है उसका सिर्फ 1/8 हिस्सा, हाफ हिस्सा सिर्फ मेरा होता है। तो उसका सिर्फ हाफ पार्ट मेरा होता है जो फेस पे बैठा होता है। अब सिमिलरली मेरे पास होते हैं 12 एजेस। कितने होते हैं, 12 एज। ये देख रहे हो, इसको एक एज कहते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मेरे पास 12 एजेस होते हैं। अब अगर कोई चीज एज पर प्रेजेंट है तो वो 4 लोगों में कॉमन होगी। आप अपने घर का एक कॉर्नर पकड़ के देख लेना, आप उस कॉर्नर को पकड़ोगे तो आपको समझ में आएगा उसके अगल बगल में 4 कमरे हो सकते हैं, वो 4 कमरों में कॉमन हो सकती है। तो कोई भी चीज जो एज पर प्रेजेंट होगी वो 4 क्यूब्स में कॉमन होती है। तो मेरे हिस्से में कितना आएगा, 1/4 पार्ट आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले ये चीज समझ लीजिएगा। तो कॉर्नर कितने होते हैं, मेरे पास 8 कॉर्नर होते हैं, मेरे हिस्से में कितना आएगा, 1/8 आएगा। फेस कितने होते हैं, 6, मेरे हिस्से में कितना आएगा, हाफ पार्ट आएगा। और एज 12 होते हैं और मेरे हिस्से में कितना आएगा, 1/4 आएगा, 1 क्यूब के हिस्से में। तो अब हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट कर। अच्छा, अगर कोई बॉडी के बीच में प्रेजेंट है तो सेंटर, वो तो पूरा मेरा ही है, वो तो पूरा का पूरा मेरा होगा। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला एग्जांपल है सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है। डायग्राम वाइग्राम पे मत जाओ, सबसे सिंपल 4 पार्टिकल्स मैंने। अब कोई देखने वाला बंदा कहेगा सर क्यूबिक यूनिट सेल में तो 8 पार्टिकल होते हैं, 4 ऊपर हो गए 4 नीचे हो गए। नहीं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब आप लेते हो, जैसे मैंने पीछे की तरफ एक इमेजेस आप लोगों के साथ शेयर करी थी, अगर ये देखो, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ एक क्यूब नहीं बनेगा, ये एक क्यूब नहीं बनेगा, ऐसे इसमें बहुत सारे क्यूब बनेंगे। तो अगर मैं उसमें बोलूंगा तो एक पार्टिकल जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसका मेरे पास कितना हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, दिस इज 1/8, इतना हिस्सा मेरा होगा। और ऐसे हर कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसका 1/8 हिस्सा मेरा होता है। इसको रट्टा मार लो, बाय हार्ट कर लो इसको। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे सिंपल क्यूब में। अगर मैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की, तो 1/8 होते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 8, क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर का जो क्यूब होगा, जो पार्टिकल होगा, वो 8 क्यूब में कॉमन होगा। मेरे हिस्से में 1/8 आएगा, 1/8 इंटू 8 1 होता है। इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। और नंबर ऑफ पार्टिकल को हम लोग Z के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। Z का मतलब होगा हमारे लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आया। अब बॉडी सेंटर की बात करते हैं। बॉडी सेंटर में सेम फंडा होगा। देखो सर, 8 पार्टिकल्स तो कॉर्नर पे बैठे होंगे और एक पार्टिकल पूरा का पूरा बीच में मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसका 1/8 हिस्सा मेरा हो गया, इसका 1/8 हिस्सा मेरा हो गया, इसका 1/8 हिस्सा हो गया, इसका 1/8 हिस्सा हो गया। ऐसे करते करते मैं कह सकता हूँ 1/8 इंटू 8, तो कितना हो गया, 1/8 इंटू 8। ये तो कौन से हो गए, ये तो मेरे पास हो गए कॉर्नर के आइटम्स। पर एक पार्टिकल बॉडी के बीच में भी तो बैठा हुआ है, वो तो पूरा का पूरा मेरा है ना, वो तो पूरा का पूरा मेरा है। तो +1, तो 1/8 इंटू 8 में 1 बचेगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब में 2 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। रट्टा मार के बाय हार्ट कर लेना। नंबर ऑफ पार्टिकल इन BCC इज 2। अब फेस सेंटर की बात करूं, मैंने आपसे क्या कहा, कॉर्नर का तो 1/8 हो गया, तो 1/8 इंटू 8 हो जाएगा। अब जो फेस का पार्टिकल होता है वो 2 क्यूब में कॉमन होता है, 2 लोगों में। तो मेरे हिस्से में कितना आएगा, हाफ आएगा। तो 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 6, क्योंकि ऐसे मेरे पास 6 फेसेस होते हैं।
तो आप अगर यहाँ करो तो 2 3 6 होता है, ये 3 + 1 कितना होगा 4, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एफसीसी में कितने होते हैं 4 होते हैं, रट्टा मार के बाय हार्ट कर लेना। तो क्या समझ में आया हमारे पास, अगर मैं कल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं तो सिंपल क्यूबिक सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 1 होता है। बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, यहाँ पर 2 होते हैं। और अगर फेस सेंटर्ड की बात करूंगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 4 होते हैं, रट्टा मार लो इस चीज को। ये बहुत काम की है एंट्रेंस एग्जाम में, सीईटी में बहुत काम आने वाली है। आगे बढ़ते, अगला हमारा टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन। भाई ये तो बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट था और इसके ऊपर मैं गारंटी देता हूं आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीईटी में बनने वाले। देखो मैं एक बुक रेफर करता हूं, मेरे पास बुक है एक टारगेट का, मेरे पास बुक है, मैं देख रहा था इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आए हैं तो ये डेंसिटी वाले फॉर्मूले पे ही बने। अब ये होता क्या है, मतलब ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ डू यू कैलकुलेट। अब वो समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब भी कभी आप कोई क्यूबिक यूनिट सेल लेते हो, क्यूबिक यूनिट सेल, उसके अंदर 2 चीजें होती है। एक होता है जिसको हम कहते हैं बॉडी डायगोनल, मतलब इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर के बीच में जो बीच से लाइन गुजर रही है हम उसको बॉडी डायगोनल कहते हैं। और बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 × a। ए का मतलब एज लेंथ, यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस, यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस, जिसको हम एज लेंथ कहते हैं, ए कहते हैं। और क्यूबिक सिस्टम के लिए हमको ये पता होना चाहिए लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है। क्यूबिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होगी। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर सेम होगी तो मैं कह सकता हूँ ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये हाइट भी ए है मेरे पास, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ और हाइट सब सेम है ना क्यूबिक सिस्टम में। तो जो फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल होता है ना, बॉडी डायगोनल, इसको बाय हार्ट कर लो। बॉडी डायगोनल को हम √3 × a लिखते हैं, दिस इज बॉडी डायगोनल। और किसी फेस पे अगर आप लाइन बना दो, अब ये डिराइव करना बहुत आसान है, पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको डिराइव कर सकते हो। अब हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि डेरिवेशन की अपने को एंट्रेंस एग्जाम में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती, अपने को फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए। मैं जब एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा पीवाईक्यू तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ बॉडी डायगोनल क्या होती है, तो क्लिक होना चाहिए √3 × a। ठीक है, बॉडी डायगोनल √3 × a। और ये जो होती है ना यहाँ से लेके यहाँ तक जो जाती है आपकी लाइन एक फेस के ऊपर, इसको हम कहते हैं फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 × a। इसको रट्टा मार के बाहर करो। तो ये आपको अगर समझ में आया, अब आते हैं हम हमारे पार्ट में जिसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अब बेसिकली फंडा क्या है, देखो मैंने पहले से लिखा हुआ है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता लिखने में वो सब, और टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला मैं नहीं चाहता देखो इसको बाय हार्ट कर लो। अब वो आया कहाँ से उसको समझो पहले। ठीक है, किसी भी चीज का डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। मान लो मेरे पास एक क्यूब है, अब ये सिंपल क्यूब हो सकता था, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब हो सकता था, ये फेस सेंटर्ड क्यूब हो सकता था। मैं सिंपल क्यूब लेके चलता हूँ, मुझे बताओ इस क्यूब का डेंसिटी क्या होगा, इस क्यूब का वेट डिवाइडेड इस क्यूब का वॉल्यूम, तो वेट ऑफ ए क्यूब डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वॉल्यूम। अब किसी भी क्यूब का वजन क्या होता है, तो उसमें जितने पार्टिकल्स हैं उसमें से एक पार्टिकल का वजन बताओ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे मुझे समझ में आ गया कि सिंपल क्यूब के अंदर मेरे पास जो होता है एक ही पार्टिकल होता है, दिखने में 8 दिख रहे हैं मेरे को, पर अगर सबको मैं ऐड कर दूं 1 तो एक ही पार्टिकल आता है। तो इसका अगर मुझे डेंसिटी निकालना होगा तो उस एक पार्टिकल का वजन मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब सिमिलरली अगर मैं बॉडी सेंटर्ड की बात करूं तो इसमें तो 2 पार्टिकल होते हैं, तो एक पार्टिकल का वजन मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसका टोटल वजन पता चल जाएगा। फेस सेंटर्ड में एक पार्टिकल का वजन बताओ मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दूंगा तो 4 पार्टिकल का वजन मिल जाएगा। तो सिमिलरली मुझे बताना वेट ऑफ ए क्यूब क्या होगा, वेट ऑफ 1 पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पे सेम है जब हम क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं, तो क्या मैं उसको ए क्यूब लिख सकता हूँ, जी हाँ, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है। हमने कहा ना क्यूबिक सिस्टम में लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है, A = B = C। वो क्यूब, किसी भी क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, A × B × C। यहाँ तक समझ में आया। अब मुझे बताओ एक पार्टिकल का वजन कैसे निकालोगे, तो मोलार मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, इसको रट्टा मार लेना। एक पार्टिकल का वजन, कभी भी मैं बोलूंगा एक सिल्वर का वजन बताओ कितना है, तो उसका मोलार मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, मोलार मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर एक सिल्वर के एटम का वजन होता है। तो सिमिलरली कल को अगर मैं आपको कॉपर आयरन कुछ भी दे दूं, मैं बोलूं एक आयरन के एटम का वजन बताओ, तो मोलार मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो मोलार मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ ना इन्होंने n यूज किया है, हम यहाँ n यूज नहीं करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे आप z यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ लिखा ना z, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या टर्म यूज किया, z। आप चाहो तो n ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, n से रिप्रेजेंट करते हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n, वॉल्यूम क्या हो गई, a क्यूब हो गई। तो बन गया हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला। क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला है मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब। अब अलग अलग दिक्कत कहाँ आएगी आपको, देखो दिक्कत कहाँ आएगी मैं आपको बताता हूँ। मोलार मास सब एलिमेंट का अलग अलग होता है, हाँ,
नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे वो डिपेंड करता है कि वो सिंपल क्यूब है, बॉडी सेंटर्ड है कि फेस सेंटर्ड है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स है और हर क्यूब का एज लेंथ अलग अलग होगा, तो ए क्यूब होगा। इस फॉर्मूले को रट्टा मार के बाय हार्ट कर लेना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं देखने मिलेंगे। फिलहाल के लिए आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया है कि एक पार्टिकल का वजन कैसे आया। अब मैंने तो लिख दिया ना मोलार मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, कैसे, वो कहाँ से आया, तो मैंने यहाँ उसको एक्सप्लेन किया। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको रीड करके देख लेना, वरना आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि ये फॉर्मूला मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मोलार मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू ए क्यूब। रट्टा मार लो इसको। पीवाईक्यू सेक्शन में जब आप जाओगे, पीवाईक्यू का अलग से वीडियो होगा, आप वहां पे जाके देखोगे, इस फॉर्मूले लिस्ट में फॉर्मूला लिस्ट दूंगा मैं आपको, उसमें ये फॉर्मूला मेंशन होगा। यहाँ तक समझ में आया डेंसिटी का। अब यही तो है हमारा रिलेशन बिटवीन मोलार मास। ये देखो मोलार मास आ गया, डेंसिटी आ गई, और एंड यूनिट सेल का एज लेंथ ए क्यूब आ गया, खत्म। यहाँ मैंने फॉर्मूले को रीअरेंज वापस से कर दिया, मोलार मास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब से, और वही इन्होंने यहाँ पर फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किया। यहाँ तक समझ में आया। डू बाय हार्ट दिस फॉर्मूला एट एनी कॉस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा होता है कि डेंसिटी को फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से कैसे लिखोगे। जैसे यहाँ देखो, सिंपल क्यूबिक सेल में एन का वैल्यू 1 होता है, तो मोलार मास इंटू 1 एन ए इंटू ए क्यूब। बीसीसी में कितना होते हैं पार्टिकल, 2 होते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलार मास इंटू 2, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होते हैं, एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। तो सिमिलरली डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कौन सा यूनिट सेल है, आपका एन का वैल्यू बदलेगा डेंसिटी के फॉर्मूले में। अब उससे भी बड़ी चीज अब जो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो है ए और आर के बीच का रिलेशन। देखो एक चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं आने वाले टाइम में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर अब यही डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान से सुन लेना इस चीज को। ये सिंपल क्यूब है ना, सिंपल क्यूब। अब मुझे बताओ सिंपल क्यूब में ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ है, ये इस एटम का रेडियस है, ये इस एटम का रेडियस है। मुझे देख के समझ में आ रहा है एज लेंथ इज इक्वल टू 2r। 2 रेडियस को ऐड कर दो तो एज लेंथ मिल जाएगी। चलो सिंपल क्यूब के लिए ए और आर का रिलेशन समझ में आ गया। बॉडी सेंटर्ड के लिए ए और आर का रिलेशन क्या आएगा, क्योंकि ये दो पार्टिकल के बीच में तो गैप है ना, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, पर दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच में नहीं है ना, तो ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसका 2 बार रेडियस आएगा। तो भाई याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा, याद रखना बॉडी डायगोनल क्या होती है। मुझे बताओ बॉडी डायगोनल का वैल्यू क्या होता है। तो बॉडी डायगोनल यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर जाकर खत्म होती है, और मुझे पता है जो आपका बॉडी डायगोनल होता है वो √3 इंटू ए होता है √3 इंटू ए होता है। पर मुझे बताओ बॉडी सेंटर में जो बॉडी डायगोनल आप देख रहे हो उस पर कितने रेडियस आ रहे हैं, 4, क्योंकि एक रेडियस यहाँ आ रही है, एक रेडियस यहाँ आ रही है, एक रेडियस यहाँ आएगी, एक रेडियस। जो सर्कल होता है उसका डायामीटर 2 रेडियस के बराबर होता है। डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 टाइम्स रेडियस, बरोबर ना, ये डायामीटर है तो ये रेडियस और ये रेडियस, 2 रेडियस होती है। तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट समझ में आ रहा है, बॉडी डायगोनल जो होती है वो √3 इंटू ए होती है, और बीसीसी के केस में बॉडी डायगोनल पर 4 रेडियस आती है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4r इज इक्वल टू √3 इंटू ए। ये रिलेशन रट्टा मार लो बीसीसी के लिए। क्यों मैं कह रहा हूँ ये चीज, क्योंकि ये एंट्रेंस वाले आपको सताएंगे। वो क्या करेंगे, देखो यहाँ ए क्यूब दिया हुआ है ना, वो आपको ए क्यूब नहीं दे देंगे, वो आपको रेडियस दे देंगे। अब रेडियस दे देंगे और ए क्यूब निकालनी पड़ेगी, तो रेडियस दे दिया तो ए क्यूब निकालना बड़ा आसान है। तो अब मुझे यहाँ पर ए और आर का रिलेशन समझ में आ जाएगा। अब मुझे ए निकालना है तो ए क्या हो जाएगा, 4/√3 इंटू आर विल बी इक्वल टू ए। तो ए क्यूब करना होगा, मतलब इस पूरे का मुझे क्यूब करना पड़ेगा। मैं आराम से कर सकता हूँ, लॉजिक समझ में आया। अब सिमिलरली अगर मुझे फेस सेंटर्ड में ए और आर का रिलेशन निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा ए और आर का, तो यहाँ हम लोग फेस डायगोनल यूज करेंगे। देखो ये फेस डायगोनल है, कैन यू सी दिस इज योर फेस डायगोनल। अब फेस सेंटर्ड है तो फेस डायगोनल, बॉडी सेंटर्ड थी तो बॉडी डायगोनल। अब फेस डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने बाय हार्ट किया था, क्या था फेस डायगोनल, √2 इंटू ए होता है। पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव कर सकते हो, मैं डेरिवेशन पे नहीं जाना चाहता, वो मैंने कंप्लीट कोर्स में डिराइव करके दिया हुआ है, क्रैश कोर्स में हम डेरिवेशंस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मुझे बताओ, तो ये तो फेस डायगोनल। अब फेस डायगोनल पे देखो, वहां पर भी आपको 4 रेडियस दिखेंगी, यहाँ पर एक रेडियस है, यहाँ एक रेडियस है, यहाँ एक रेडियस है, यहाँ एक रेडियस है। तो मैं कह सकता हूँ फेस डायगोनल में 4r इज इक्वल टू √2 इंटू ए। ये देखो मिल गया ए और आर का रिलेशन। अब ये ए और आर का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो यहाँ आप ये लोग फंसाएंगे कहाँ सीटी वाले, ये आपको ए क्यूब का वैल्यू नहीं दे देंगे, वो आपको रेडियस दे देंगे और बोलेंगे बताओ ए क्यूब निकाल के बताओ कितना हो। लॉजिक समझ में आया।
तो ए और आर का रिलेशन और डेंसिटी का फॉर्मूला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सीटी में काम आने वाली है, प्लीज इसको याद रखना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, ऐप में भी मिल जाएगी, आप नोट डाउन कर सकते हो इसको बाद में आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक होता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक को अगर आप फॉलो करो तो ये रिलेशन निकालने के बाद अगला आता है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। अब पैकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये सबसे बोरिंग, सबसे बकवास टॉपिक है, ना इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, और अगर बनेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेंगे। मैंने थोड़ा एनिमेशन डाल के इसको समझाने की कोशिश करी है, ध्यान से सुनना। अब पहले देख लो। अब पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड में जब पढ़ोगे तो सबसे पहले आता है क्लोज पार्टिकल, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। उसमें आता है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग। अब 2 डायमेंशन में जाते हो तो 2 डायमेंशन में 2 आती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में 2 हो गया। 3 डायमेंशन में जब आप जाते हो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में, यहाँ पर भी 2-3 लेयर। तो मैंने ना 3D बनाया हुआ है, थोड़ा सुन लो इसको। पहले 1 डायमेंशन समझते हैं। अगर पार्टिकल्स को 1 डायमेंशन में अरेंज करूं मैं, एक ही लाइन पे, एक एक्सेस पे अरेंज करूं, जैसे ये 1 डायमेंशन है, तो मुझे बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। सर कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक एटम, जो बीच वाला एटम होगा, वो कितने लोगों के कांटेक्ट में होगा। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है नंबर 1, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 2। बस इतना याद रख लेना। अब जब 2 डायमेंशन में आते हो तो मान लो ये आपका 1 डायमेंशन है ना, एक्स एक्सेस पे आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको वाई एक्सेस पे लेके जाता हूँ, तो ये वाई एक्सेस पे पहला लेयर था, ये दूसरा लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया, ये चौथा लेयर हो गया। अगर ये वाला लेयर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो मुझे यहाँ ना स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका दूसरा नाम होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो मुझे कितना होगा। तो अगर मैं इस पार्टिकल को ध्यान से देखूं, कोई भी बीच वाला, देखो कॉर्नर का पार्टिकल नहीं लेने का सरफेस का, हम सेंटर वाले पार्टिकल की बात करेंगे। तो इसके अगल बगल में मुझे 4 लोग दिखाई देंगे, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पर 2 डायमेंशन में ना एक और पॉसिबिलिटी है। कौन सी? ये देखो, मान लो एक लेयर है ये, दूसरी लेयर देखो मैंने कहाँ लगाई है, थोड़ी खिसका के लगाई है, तो ये एक लेयर हो गई। अगर ये वाली लेयर ए थी तो ये वाली लेयर बी हो जाएगी। अब ये वाली वापस से लेयर कौन सी आ गई? ए लेयर आ गई, ए के नीचे ए, बीच में बी वाली, और फिर से कौन सी लेयर आ गई? वापस से आपके पास बी लेयर आ गई। तो इसको हम लोग कहते हैं ए बी क्लोज पैकिंग। अब इसको हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, हेक्सागोन बनता हुआ दिखाई देगा आपको इस तरीके से, ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो इसका कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, क्योंकि एक एटम के बगल में 6 लोग हैं। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4 था। मुझे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। कैन आई सी ए स्क्वायर? यस, आई कैन सी ए स्क्वायर। लॉजिक समझ में आया? यहाँ पे क्लियर हुआ? तो ये 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में भी 2 पॉसिबिलिटी, ध्यान से देखो। पहला ये हो गया, अब ये लेयर ए था, एग्जैक्टली इसके ऊपर दूसरा लेयर, एग्जैक्टली उसके ऊपर तीसरा लेयर। कैन यू सी दिस? तो वो एग्जैक्टली उसके पीछे पीछे चलता जा रहा है, एग्जैक्टली उसके पीछे पीछे। अब अगर ये वाली लेयर ए है तो ये एग्जैक्टली उसके पीछे आई है, तो ये भी तो लेयर ए हो जाएगी ना। एग्जैक्टली उसके पीछे ये आई है तो ये भी लेयर ए हो जाएगी। इसके पीछे भी ये आई है, ये भी लेयर ए हो जाएगी। तो इस पैकिंग को 3 डायमेंशन में, इसको भी हम ए टाइप अरेंजमेंट कहेंगे। देखो इससे पहले आप देखो, यहाँ पर भी ए था, पर वो 2D में था। और ये जो ए मुझे दिखाई दे रहा है, ये किस में है? ये 3D में है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है इसका। अब आप बोलोगे सर कैसे 6 होता है? तो भाई अब मैं वो समझाने नहीं बैठूंगा कैसे 6 होता है, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत डायग्राम बनाने पड़ेंगे और आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हम लोग सिंपल क्यूब भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या होता है इसका? इसका दूसरा नाम होता है सिंपल क्यूब। ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं इस वाले पे। 3 डायमेंशन में एक और ऑप्शन होता है। देखो ये ए बी का पहला लेयर, उसके बाद मान लो एक और लेयर में अगर लगाऊं इसके एग्जैक्टली ऊपर, कैन यू सी दिस? फिर एग्जैक्टली इसके ऊपर। तो अब अगर मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूं, देखो एक ये लेयर ए था, ये दूसरा लेयर था, ये तीसरा लेयर था। अब ये क्या है? बेसिकली जो हमने पीछे इससे पहले डिस्कस किया ना, ये वाला स्ट्रक्चर, उसी को अब 3 डायमेंशन में लेके आ रहे हो, उसी चीज को 3 डायमेंशन में लेके आ रहे हो। समझ में आया? इसको 3 डायमेंशन में लेके आए तो सिंपल क्यूब मिला, इसको अब आप 3 डायमेंशन में लेके आ रहे हो तो हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने मिलता है। लॉजिक समझ में आया? अब देखो यहाँ ना एक प्रॉब्लम है,
क्या है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम पहले डिस्कस करते हैं जो महाराष्ट्र सरकार की टेक्स्ट बुक में दी हुई है। देखो, आप जब पढ़ते हो ना स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, मतलब जो हम देख रहे हैं ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर है, ये दूसरी, अगर इसको मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूं, हाँ ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर है, इसके ऊपर दूसरी हेक्सागोनल लेयर आ रही है, तो एक लेयर के ऊपर मैं दूसरी लेयर को रख रहा हूं। तो यहाँ ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। ये वाला तो सिंपल था, एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर चलती चली जाएगी। यहाँ ना कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है वो आपको याद रखना है। क्या है वो ट्विस्ट? देखो, इसमें एक ट्विस्ट आता है कि ये 2 तरीके से किया जा सकता है। जब आप हेक्सागोनल लेयर को 3 डायमेंशन में अरेंज करोगे तो 2 तरीके से किया जा सकता है, और वो 2 तरीके हैं यहाँ पर, इनको ध्यान से सुन लेना। क्या है 2 तरीके? देखो, ये एक हेक्सागोनल लेयर है, कैन यू सी दिस, एक हेक्सागोनल लेयर, उसके ऊपर दूसरी हेक्सागोनल लेयर है, उसके ऊपर फिर से हेक्सागोनल लेयर है, लेकिन ये 2 हेक्सागोनल लेयर के बीच में ये जो मैंने डाला हुआ है ना, ये लेयर, ये एक अलग तरीके से रखी हुई है। यहाँ पर जब मैं एक हेक्सागोनल और दूसरी हेक्सागोनल के बीच में एक लेयर रख देता हूँ एक्स्ट्रा ऐसे, तो मुझे ये टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिलता है इस तरीके का। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ए बी टाइप का स्ट्रक्चर। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था, ये एक हेक्सागोनल लेयर है, ये एक हेक्सागोनल लेयर है, ये दूसरी हेक्सागोनल लेयर है, पर उन दोनों के बीच में मैंने अब 2 और लेयर लाके रख दी हैं। एक का ट्राइंगल इस तरफ है, दूसरे का ट्राइंगल इस तरफ है। इसमें सिर्फ एक ही ट्राइंगल बीच में बन रहा था, 3 एटम बीच में आ रहे थे। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको ये चीज समझ में आएगी। देखो, ये 3 एटम आपको दिखाई देंगे, ऊपर के 6 एटम का लेयर, नीचे की 6 एटम का लेयर, बीच में सिर्फ एक लेयर। ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है। कौन सा है? हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, HCP कहते हैं इसको। पर अगर यहाँ ध्यान से देखोगे, एक लेयर है 6 एटम की, दूसरी लेयर है 6 एटम की, बीच में एक ट्राइंगुलर लेयर, फिर से एक ट्राइंगुलर लेयर, ये जो बना है ना, इसको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड सेल या CCP, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, ठीक है, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP स्ट्रक्चर कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है फेस सेंटर्ड सेल, FCC। अब ये याद रखना। अगर HCP का अरेंजमेंट कोई पूछे तुमसे तो वो AB अरेंजमेंट है। कैन यू सी दिस? A लेयर, फिर कोई बीच में B लेयर, फिर वापस से हेक्सागोनल लेयर। और अगर इसमें कोई तुमसे पूछे कौन सा अरेंजमेंट होता है, तो बेटा ध्यान से देखो, ये A लेयर है, ये आपकी वापस से A लेयर है, लेकिन आप बीच में एक B लेयर आई जिसका ट्राइंगल इधर था, और एक C लेयर आई जिसका ट्राइंगल इधर था, तो इसको हम कहते हैं ABC स्ट्रक्चर, ABC स्ट्रक्चर। बस इतना याद रखना है आपको, बस इतना याद रखना है। लिटरली अगर आप देखोगे, मैं आपको हाईलाइट करके दे सकता हूँ आपकी टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, हाईलाइट करके देता हूँ क्या ये पॉइंट बच्चों को बहुत सताता है। बहुत बार बच्चे कहते हैं सर यही वाले पार्ट है जहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं और हमको समझ में नहीं आता है क्या करना है। अब देखो, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर 1 डायमेंशन था, 1 डायमेंशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 डायमेंशन में अगर आप देखो तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग आई, क्या नाम दिया उसको? इट इज ऑल्सो नोन एज AAA टाइप अरेंजमेंट, बरोबर। अब इसमें इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं 2 डायमेंशन में, ठीक है। कौन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, बस इतना याद रख लेना। फिर हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ इसको मैं। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं इसको? इसको AB स्ट्रक्चर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था इसका? हेक्सागोनल 2 डायमेंशन, इसमें ये देखो, हेक्सागोनल इज ऑब्टेन्ड बाय, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा होना चाहिए कहीं पे। हायर, इन्होंने सिर्फ हायर लिख दिया, कंपेयर टू कोऑर्डिनेशन मोरओवर नहीं लिखा, शायद इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया, ठीक है, इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। मैंने आप, हाँ, thus the 2 the packing of 6 is obtained by, ये 6 को मिला के मिलती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा इसका। फिर क्यूबिक 3 डायमेंशन की बात करते हैं। 3 डायमेंशन में पहला आएगा स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, ठीक है। ये देखो, स्क्वायर क्लोज पैक लेयर 3 डायमेंशन में जाते हैं, ये वाले की बात करूँगी। तो देखो, यहाँ पे सिंपल क्यूब मिलता है, मैंने आपको बताया था सिंपल क्यूब मिलता है 3 डायमेंशन में, सिंपल क्यूब मिलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब मेरे अगल बगल में कितने लोग हैं, मैं कितने लोगों के कांटेक्ट में हूँ, कितने लोग मुझे टच कर रहे हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ गया ये अगला वाला टॉपिक ये देखो, इसको स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब इसमें ना 2 तरीके थे। पहला वाला तो तरीका कौन सा था? 1 वे, ये वाला तरीका, AB वाला तरीका जो मैंने आपको बताया।
इसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहते हैं। और दूसरा कौन सा था, एबीसी वाला, जिसको हम लोग क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो दोनों मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। ये देखो यहाँ पे, ये क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर एबीसी और ये एबी वाला स्ट्रक्चर। बस इतना याद रखना है बॉस, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। समझ में आया, क्लियर है। अब सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है, जब आप एटम्स को अरेंज करते हो ना, तो बीच में ना खाली जगह बनती है। खाली जगह बनती है मतलब, जैसे मान लो अगर मैं 3 एटम्स को अरेंज कर रहा हूँ, 3 एटम्स, कैन यू सी, बीच में खाली जगह बन गई। इसको कहते हैं ट्राइंगुलर वॉइड। क्या कहते हैं इसको, खाली जगह को वॉइड कहते हैं। इस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड। तो ये आपकी हो गई ट्राइंगुलर वॉइड। ऐसे ही अगर आप 4 एटम्स को अरेंज करोगे, 3 एटम नीचे और उसके ऊपर अगर चौथा एटम लाके रखोगे, तो यहाँ जो अंदर जगह बनेगी, आप घर पे कभी कर लेना, अगर आपके पास संतरा मौसम्बी होगा, 3 संतरा मौसम्बी रखना और उसके ऊपर एक को लाके रख लेना, तो जो बीच में खाली जगह आपको दिखाई देगी, इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 3 एटम्स नीचे ट्राइंगल और उसके ऊपर एक एटम जब रखते हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। लॉजिक समझ में आया? ओके। दूसरा, अगर 4 एटम एक प्लेन में है, उसके ऊपर एक एटम और उसके नीचे एक एटम अगर आ जाए, तो ये देखो बीच में आपको ये ग्रे कलर का पार्टिकल दिख रहा है, वो खाली जगह में फंसा हुआ है। इस वॉइड को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। और ये ऊपर 4 एटम नीचे 4 एटम, यानी अपना सिंपल क्यूब जो हमने देखा, उसके अंदर जो वॉइड बनेगी उसको कहा जाता है क्यूबिक वॉइड। क्या कहा जाता है, क्यूबिक वॉइड। अभी आपको याद रखना, ठीक है। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप कभी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे यहाँ बना रहे हो ऐसे 3 डायमेंशनल, तो आपको यहाँ पर हमेशा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों मिलेंगे। मतलब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, हमने लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर जो हमने अरेंज किया हुआ है, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों देखने मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है, कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी और कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी। तो एक रूल समझा रहा हूँ, याद रख लेना। किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उतना ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। और जितने उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, उससे डबल उसके पास टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उस क्रिस्टल के अंदर। मतलब अगर मैं कल को कहता हूं मेरे पास FCC का एक क्रिस्टल है, ये वाला FCC का क्रिस्टल है जिसको CCP भी कहते हैं, मुझे पता है FCC में 4 पार्टिकल होते हैं एक यूनिट सेल में। हमने थोड़ी देर पहले नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्कस किए था। इसका मतलब इसके अंदर आपके पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगी और इसका मतलब इसके अंदर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। आई होप यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया। ये रूल रट्टा मार के रख लो इस चीज को। जितने एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगी और उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसको बाय हार्ट कर लेना। समझ में आया? पक्का क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है पैकिंग एफिशिएंसी। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? देखो आप ये इस क्यूब को देख रहे हो, इसमें बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है, बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है। मतलब इस क्यूब के अंदर अभी भी 100% जगह ऑक्यूपाइड नहीं है। तो हमको ये हिसाब लगाना है कि कितनी % जगह पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई करी है और कितनी % जगह खाली पड़ी हुई है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना है, और ऊपर के आपके पास आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, बस आपको ये पता होना चाहिए। मतलब टोटल वॉल्यूम में से कितनी % वॉल्यूम पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई करी है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर परसेंटेज में पूछा है, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में हम निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ सब स्फीयर है, ये दिखने में ऐसा दिख रहा है पर है तो एक पूरा स्फीयर ना। ये मुझे बताओ एक वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर कितनी होती है? वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर अगर मैं कल को लेता हूँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और एक क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो बस बन गया पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास। कैसे? देखो अलग अलग तरीके से। देखो ए और आर का रिलेशन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ठीक है। सिंपल क्यूब के लिए ए का रिलेशन क्या होगा? ए विल बी इक्वल टू 2r। बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या होगा?
4r विल बी इक्वल टू √3 इंटू ए। बॉडी डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे और बॉडी डायगोनल से रिलेशन निकालेंगे, और फेस FCC के लिए हमारा रिलेशन कहाँ से निकलेगा, फेस डायगोनल से। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4r विल बी इक्वल टू √2 इंटू ए। ये रिलेशंस बाय हार्ट कर लेना, बहुत काम आने वाले हैं अब। तो पैकिंग एफिशिएंसी करके एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले, ये भी हमारा आपके साथ ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इन्होंने रेडियस ऑफ स्फीयर निकाला है, ये देखो ए और आर का रिलेशन, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। फिर उन्होंने बोला है एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है, वो तो हमको ही पता 4/3 पाई आर क्यूब होती है। अब मुझे बताओ टोटल वॉल्यूम ऑफ, अब 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इन्होंने आर क्यूब की जगह सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया है, a/2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, आर की जगह a/2। तो आर की जगह a/2 को सब्स्टिट्यूट, अपने को यार इस पे नहीं जाना, अब मैं आपको मेरे तरीके से सिखा देता हूँ, फटाफट सुन लेना इसको। और एंट्रेंस में आपको याद क्या रखना है मैं वो भी बता देता हूँ। देखो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। नंबर ऑफ स्फीयर कितने होते हैं, एक होता है। वॉल्यूम ऑफ एक स्फीयर कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब होती है। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी हो गई, एक ही स्फीयर है ना, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम इतना होता है तो उतनी होगी, 4/3 पाई आर क्यूब होगी। अब आर क्यूब की जगह हम लोगों ने रिलेशन क्या लगा दिया, ए और आर का रिलेशन लगा दिया। ए इक्वल्स टू 2r होता है, आर की जगह हमने a/2 लिख दिया। तो यहाँ पर आर क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, a क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का, अब बताओ आर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, a क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 8 हो जाएगा, मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये 4 2 8, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई a क्यूब बचेगा और 3 2 6 नीचे बचेगा। ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एंट्रेंस में पूछा जाता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगी पाई a क्यूब बाई 6 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, a क्यूब होता है, खत्म कहानी। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को, हमको डेरिवेशन याद नहीं रखना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 4/πr3 पाई आर क्यूब इंटू 1, फिर उसके बाद में हम ए आर क्यूब की जगह ये वाला सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर इसको ए और ए क्यूब की जगह इसको सॉल्व करते हैं, अपने को आंसर निकल के आता है 52%। मतलब इस क्यूब के अंदर 52% जगह ऑक्यूपाइड है, और अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे 48% जगह खाली पड़ी हुई है। ये दो नंबर याद रखने, 52% 48%। और दूसरा क्या याद रखना है आपको, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमने रीअरेंज करके निकाला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसमें सिर्फ आर की जगह हमने ए और आर का रिलेशन लगा दिया। सिमिलरली अगर मैं बॉडी सेंटर्ड की बात करता हूँ, बीसीसी वाले की बात करता हूँ, बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ स्फीयर कितने होते हैं, 2। वॉल्यूम ऑफ एक स्फीयर कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2। पर अब मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या करना पड़ेगा, आर क्यूब की जगह सब्स्टिट्यूट क्या करना पड़ेगा, ए और आर का रिलेशन। तो 4 2 8, 8 तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 3 ये नीचे लिख देता हूँ, पाई को यहीं रखता हूँ। अब मुझे बताओ ए और आर का क्या रिलेशन है, तो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है 4r इज इक्वल टू √3a। आर का रिलेशन हो जाएगा √3 इंटू a बाई 4 को नीचे ले लूंगा, आर क्यूब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी आर क्यूब, ये देख रहे हो आर क्यूब को सब्स्टिट्यूट करो तो आर क्यूब हो जाएगा √3 का क्यूब, a का क्यूब 4 का क्यूब। तो ये आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे और लास्ट में आप खुद से पता करोगे क्या रिलेशन निकल के आता है। आपकी टेक्स्ट बुक में इन्होंने करके दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम ऑफ, ये देखो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ इन्होंने सॉल्व करके दिया, समझ में आया। तो इसका कितना एफिशिएंसी निकल के आता है, 68% एफिशिएंसी, मतलब यहाँ पे 68% जगह ऑक्यूपाइड है और अप्रॉक्स 32% जगह जो होती है वो आपकी खाली पड़ी हुई है। डेरिवेशन बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई डेरिवेशन बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस, डायरेक्टली ये नंबर बाय हार्ट करो। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना % जगह ऑक्यूपाइड है, कितना % जगह खाली है, यही एंट्रेंस में काम आने वाला है। और ए और आर का रिलेशन, बस ए और आर का रिलेशन बाय हार्ट कर लेना, सारे पीवाईक्यूज में आपके सॉल्व करवा दूंगा, सिर्फ ए और आर का रिलेशन अगर आपको याद है तो, ठीक है। डन, यहाँ तक आगे बढ़े। अब सिमिलरली ये बीसीसी हो गया, अब सिमिलरली एफसीसी का करोगे। एफसीसी का भी मैंने लिखा हुआ है पूरा डेरिवेशन यहाँ पे अच्छे से, उसमें भी अगर आप देखोगे 70% जगह ऑक्यूपाइड है और 26% जगह है खाली पड़ी हुई है। अब फाइनली आते हैं चार्ट पे, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ चार्ट है। इस सिंपल क्यूबिक सेल में 52% जगह है, बीसीसी में 68% जगह ऑक्यूपाइड है, एफसीसी के अंदर 74% जगह ऑक्यूपाइड है। और यहाँ पर उन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बॉडी सेंटर्ड का क्यूबिक कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक यूनिट सेल में वो कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में, लॉजिक समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक। ए और आर का रिलेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मैं ना आपको एक चीज बना के दे रहा हूं यहाँ पे, ये कुछ याद अगर आपको नहीं रहता है, बस ये टेबल मेरा बनाया हुआ बाय हार्ट कर लेना।
मास। ये टेबल अगर आप बाय हार्ट कर लोगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ पार्टिकल सिंपल क्यूब में 1, बॉडी सेंटर में 2, फेस सेंटर में 4। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक पार्टिकल कितने लोगों के आसपास कांटेक्ट में है, 6, 8, 12। अब देखो कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आया, 8 कैसे आया, 6 कैसे आया। देखो वो एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास अभी एक्चुअली टाइम नहीं है क्रैश कोर्स में, क्योंकि अगर मैं वो समझाने लगूं कैसे आया कहाँ से आया। एक बता सकता हूँ मैं आपको, अगर आपको बताऊं यहाँ ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, मुझे बताओ जो रेड कलर का पार्टिकल है वो कितने लोगों के कॉन्टेक्ट में दिख रहा है आपको। तो ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके पीछे भी तो एक हुआ होगा 8, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। सिमिलरली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखो, आप ये वाला पार्टिकल देख रहे हो, ये वाला पार्टिकल, मुझे बताओ ये पार्टिकल कितने लोगों के कांटेक्ट में होगा। तो देखो सर इधर ये 1 हो गया, अब इधर वहाँ है तो यहाँ साइड में भी तो हुआ होगा, 2 हो गया, इसके ये साइड में ये तीसरा हो गया, तो इधर साइड में भी तो आया होगा, चौथा हो गया। अगर नीचे के कांटेक्ट में है तो ऊपर भी तो कोई एक हुआ होगा, तो यहाँ 5 हो गया, तो ऊपर 6 हो गया। अब ये तो हमने एक यूनिट सेल बनाया है ना, ऐसे 3 डायमेंशन में हर जगह चलता जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट 6। अब सिमिलरली फेस सेंटर्ड में अगर कोई मुझसे पूछे कि फेस सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो कितना होगा, फेस सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ ऐसे बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं कहूँगा प्लीज उसको बाय हार्ट कर लो। कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 12 आता है। मैंने मेरे आगाज बैच में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ जो मैंने लेक्चर्स लिए ना वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पर उसके लिए वो 3 डायमेंशनल डायग्राम और वो सारा सब चीज़ लगेगा, जो मुझे लगता है क्रैश कोर्स में उसकी एज से अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये टेबल बाय हार्ट होना चाहिए। और जो मैंने ये आपको बनाया ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ए और आर का रिलेशन, देखो मैंने ए और आर का रिलेशन कर दिया, पैकिंग एफिशिएंसी मैंने सारी लिख दी है, वॉइड्स मैंने सारी लिख दी। तो इसके साथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म होता है। कौन सा पार्ट हमारा खत्म होता है? हमने क्यूबिक सिस्टम सीख लिया, पैकिंग इन पार्टिकल्स को देख लिया, पैकिंग एफिशिएंसी देख लिया। अब बचता है हमारा लास्ट पार्ट जो है डिफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आप एक ब्रेक ले लो छोटा सा, खुद को रिफ्रेश कर लो और फिर दोबारा स्टार्ट कर लो। ठीक है, चलिए तो हो गया आपका ब्रेक, रिफ्रेश्ड, माइंड फ्रेश हो गया। अब आते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है डिफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उससे पहले ना एक छोटा सा टॉपिक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? देखो क्वेश्चंस बनेंगे, आपको कह दिया जाएगा कि मान लो अगर मेरे पास 5 ग्राम सोडियम है, 5 ग्राम सोडियम है और वो बीसीसी में क्रिस्टलाइज होता है, बताओ इसमें सोडियम के कितने एटम्स होंगे या कितने यूनिट सेल होंगे। तो या तो वो आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ कितने होंगे, या वो आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल बताओ कितने होंगे। ये 2 टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए ना फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला कहाँ और कैसे आया वो डिस्कस नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने पार्टिकल प्रेजेंट है x ग्राम में, अब 5 ग्राम की जगह वो कुछ भी दे सकते हैं, x ग्राम सोडियम कह देंगे और बोलेंगे वो बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर में पाया जाता है। अब बीसीसी का मतलब तो मुझे पता है, बीसीसी का मतलब हो गया n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, और वो होता है जो भी x दिया हुआ है वो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर होल डिवाइडेड बाय, चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स होल डिवाइडेड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब। ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा जाता है कि बताओ कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं x ग्राम सब्सटेंस में, तो ये उसका फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला इज अगेन इंपॉर्टेंट, मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको यहाँ देखने मिलेगा, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू बाय हार्ट। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं, अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछ लिया जाता है तो देखो सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम का सेम फॉर्मूला है, बट सिर्फ वहां से n हट जाएगा और आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये सिर्फ n हटा दो तो आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल जाता है, और n से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाता है। अब ना एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, वो है आपको ना ये लोग ये x ग्राम वगैरह नहीं देंगे, आपको वॉल्यूम दे देंगे। मतलब आपसे कह देंगे हमारे पास एक यूनिट सेल है, उसकी वॉल्यूम v है, या उसकी वॉल्यूम v, वो इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, एक क्रिस्टल है वो इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम a क्यूब होता है। आप बताओ उसमें कितने यूनिट सेल होंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 2 फॉर्मूला है, देखो मैं लिख देता हूं। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा जाता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा जो भी x ग्राम दिया है वो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल डिवाइडेड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला है। अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा जाता है, नंबर ऑफ यूनिट सेल कि भाई कितने यूनिट सेल होंगे, तो फॉर्मूला वही रहेगा, x ग्राम दिया रहेगा
डिवाइडेड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब हो जाएगा। पहला फॉर्मूला ये हो जाता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, अगर कोई वॉल्यूम दे दिया है आपको, ठीक है, अगर वॉल्यूम दे दिया गया है तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम आपको दे देंगे, बोलेंगे सोडियम का ना इतना वॉल्यूम है मेरे पास, बताओ उसका कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे, और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इतनी होती है, तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। अब ये 3 फॉर्मूलेज बाय हार्ट कर लेना, ये तीनों फॉर्मूलेज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। आप देख लेना सीटी में बहुत सारे क्वेश्चन, जब हम पीवाईक्यू करेंगे ना, इसके बाद हम जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तब आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे जो है डिफेक्ट्स। अब मुझे बताओ बेसिकली डिफेक्ट होता क्या है। जब भी कोई क्रिस्टल बनता है ना, जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं या जब कोई क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे कांच बना रहे हैं या कोई भी नेचर में जब क्रिस्टल बनता है, तो क्रिस्टल बनते समय ना वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है, नेचर ना बड़ा आराम से काम करता है, स्लो काम करता है, ठीक है, प्यार से काम करता है। पर अगर मान लो आप जल्दबाजी कर देते हो तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने का चांस होता है। तो वैसे ही क्रिस्टल्स के साथ होता है। जब भी नेचर में कोई क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यानी क्रिस्टल बनने का प्रोसेस बहुत फास्ट स्पीड में होता है, तो पार्टिकल्स को ना टाइम नहीं मिलता प्रॉपर तरीके से अरेंज होने के लिए, तो वहां ना डिफेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। और डिफेक्ट्स अलग अलग तरीके से हो जाती हैं। तो हमारे पास जो डिफेक्ट्स होती है ना, वो 3 कैटेगरी में हम उनको क्लासीफाई करते हैं। 3 कैटेगरी कौन सी है। सबसे पहले हमारी कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होगा कि वहां पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो रेशियो है, मतलब कटायन और अनायन का रेशियो, वो रेशियो चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल का रेशियो सेम होगा, उसको स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। फिर आती है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। मेरे क्रिस्टल में अगर कोई इम्प्यूरिटी आके ऐड हो जाती है तो हम लोग उसको कहते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, हो सकता है क्रिस्टल बनते समय कटायन ज्यादा हो गए हो, अनायन कम पड़ गए हो, या अनायन ज्यादा हो गए हो, कटायन कम पड़ गए हो, उनको हम कहते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये पूरा टॉपिक जो है ना डिफेक्ट्स का, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं और पूछे जाते हैं। तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में 4 आती हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉटकी एंड फ्रैंकल। इम्प्योरिटी में 2 आती हैं, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल। और नॉन स्टोक्योमेट्रिक में भी 2 आती हैं, मेटल डेफिशिएंसी और मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस में भी अलग अलग वैरायटी है, एक एक करके चेक करते हैं। मैंने टेक्स्ट बुक को ही रेफरेंस में रखा है ताकि आपको पता रहे आप टेक्स्ट बुक में से कहां पर क्या पढ़ना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं भाई वैकेंसी डिफेक्ट क्या होती है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय वैकेंसी डिफेक्ट। भाई वैकेंसी डिफेक्ट का सिंपल सा फंडा होगा, मान लो मेरे पास एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर से कोई एटम अपनी जगह से गायब है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक पर्टिकुलर लैटिस का एक पॉइंट है जहां पर एटम होना चाहिए था पर नहीं है, वहां खाली जगह क्रिएट हो जाती है, उसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब वैकेंसी डिफेक्ट जो हमको देखने मिलेगी वो नॉर्मल कंपाउंड्स में देखने। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हम नॉर्मल कंपाउंड्स में देखते हैं। शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट ये हम आयोनिक कंपाउंड्स में देखते हैं। जब आयोनिक कंपाउंड में ये चीज होती है तो उसको फ्रैंकल और शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं, और नॉर्मल कंपाउंड में होगा तो उसको हम लोग वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। फर्क क्या है मैं बताता हूँ। अगर कोई एटम अपनी जगह से गायब है हम उसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। सिमिलरली आयोनिक क्रिस्टल में अगर कटायन और अनायन अपनी जगह से गायब है तो हम उसको शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। तो शॉटकी डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट में फर्क क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। बस यहाँ पर हम लोग किसी भी अलग पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं, या किसी एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसपे चार्ज नहीं है। और शॉटकी डिफेक्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं, इन एन आयोनिक सॉलिड। इन्होंने पहला ही स्टेटमेंट दे दिया। तो शॉटकी डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट एक ही चीज होती है। तो वैकेंसी डिफेक्ट के कुछ मेन पॉइंट्स, पार्टिकल अपनी जगह से मिसिंग होगा। अब अगर पार्टिकल मिसिंग हो तो क्रिस्टल का वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्रिस्टल का वजन कम हो जाएगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, वॉल्यूम उतनी ही होगी। अब मुझे बताओ डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई अगर मास कम हो गया है, अब मुझे पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास कम हो गया है, वॉल्यूम उतनी है, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मास कम हुआ तो डेंसिटी कम होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम उतनी ही है पर मास कम होगा क्योंकि एटम अपनी जगह से गायब है। तो यहाँ पर कह सकते हो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में। अब अगला टॉपिक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का में 2 तरीका होता है। देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में पहला तरीका होगा कि मान लीजिए अगर एक एक्स्ट्रा एटम बीच में कहीं, हमने को नहीं पढ़ा ना वॉइड्स, अब हम पढ़ रहे थे वॉइड्स पढ़ रहे थे, पता एटम्स के बीच में खाली जगह रहती है, इतनी % जगह ऑक्यूपाइड है, इतनी % जगह खाली पड़ी होती है। उस खाली जगह को हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस भी कह सकते हैं। एक तो हम लोग उसको वॉइड कहते हैं, दूसरा हम उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कह सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल उन इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ जाता है, बाहर का कोई पार्टिकल, एक्स्ट्रा पार्टिकल आता है, देखो कोई अपनी जगह से गायब नहीं हुआ है, देखो सब अपनी अपनी लाइन में एकदम प्रॉपर लाइन में बैठे हुए थे, पर एक्स्ट्रा पार्टिकल आकर बैठ गए हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं एक्स्ट्रा पार्टिकल अगर कोई आके बैठ जाएगा तो भी वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मानी जाएगी। या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि बाहर से कोई नहीं आया है,
पर एक पार्टिकल अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह पर माइग्रेट हो गया है, तो ये भी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये दूसरी जगह पे जाके बैठ गया है, इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ गया है, तो हम इसको भी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। अब कुछ मेन पॉइंट आपको याद रखना। क्या है मेन पॉइंट? देखो, अगर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आकर बैठता है तो ऑब्वियसली मास इंक्रीज हो जाएगा, पर वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रही है ना। मेरा क्रिस्टल अभी भी, अगर आप देखो, मैं खुद को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे, ये देखो क्रिस्टल अभी भी वही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुई है। एक्स्ट्रा पार्टिकल उन खाली जगहों में आके बैठ गया है, ये देख रहे हो, खाली जगह पे आके पार्टिकल बैठ गए, तो वॉल्यूम तो अनचेंज्ड है, वॉल्यूम अभी भी अनचेंज है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। मास बढ़ा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वेट बढ़ गया है, वॉल्यूम अभी भी उतनी ही है, तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, दूसरा है पार्टिकल अगर शिफ्ट हो जाएगा, तो पार्टिकल अपनी जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा रहा है, तो जरा ध्यान से देखो, एक जगह वो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है क्योंकि वहां से वो शिफ्ट हो गया है, और वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठ गया है, तो यहाँ इंटरस्टिशियल, तो यहाँ ऐसा नहीं लग रहा दोनों डिफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है? यस। सो कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों एक साथ आपको देखने मिलेगा। अगर कोई पार्टिकल अपनी जगह से शिफ्ट होता है तो कॉम्बिनेशन दोनों का देखने मिलता है। क्या यहाँ पर वेट बढ़ेगा? नहीं, कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल थोड़ी ना आया है, वो बस अपनी जगह से मूव हुआ है। वॉल्यूम चेंज हुआ है क्या? नहीं, वॉल्यूम भी उतना ही है। तो यहाँ डेंसिटी चेंज होगा क्या? नहीं। तो ध्यान से रखना, डेंसिटी अनचेंज्ड रहता है, क्योंकि ना मास बढ़ता है ना वॉल्यूम बढ़ता है, तो डेंसिटी भी क्या रहेगा? अनचेंज। आई होप ये समझ में आया। तो वैकेंसी डिफेक्ट समझ में आया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट समझ में आया। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जैसे हमने पढ़ा, वैसे ही आपके पास होती है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में भी वही होता है कि एक अनायन या कटायन अपनी जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह पे जाके बैठ जाता है। देखो यहाँ पर ना कटायन होना चाहिए था, लेकिन वो कटायन यहां चला गया है। कैन यू सी दिस? इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो फ्रैंकल डिफेक्ट भी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसी ही है, बस फर्क सिर्फ क्या है, यहां हम कटायन अनायन की बात कर रहे हैं, वहां पर हम किसी भी नॉर्मल न्यूट्रल एटम की या मेटल की बात कर रहे थे। तो एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं सारे। मैंने यहाँ पे स्पेस बना के आपके लिए वही लिखा है जो एंट्रेंस में आपको याद रखना। वैकेंसी डिफेक्ट, पार्टिकल मिसिंग होता है तो मास कम हो जाएगा, वॉल्यूम अनचेंज रहती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मास डिक्रीज हुआ मतलब डेंसिटी, वॉल्यूम हर जगह सेम रहेगी। तो आप सिर्फ मास को देखो, अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में दो था, एक्स्ट्रा पार्टिकल आके बैठ गया, बाहर से अगर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आके इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठ जाता है तो मास इंक्रीज होगा, वॉल्यूम एज इट इज है तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर कोई अपनी जगह से शिफ्ट हुआ है, बाहर से कुछ नहीं आया है, तो एक जगह वैकेंसी क्रिएट होगी जहां से वो शिफ्ट हुआ है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में स्पेस में जाके बैठा है तो वहाँ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बना रहा है। कॉम्बिनेशन दोनों का हो जाएगा, और यहाँ पर डेंसिटी अनचेंज्ड रहती है। शॉर्टकट डिफेक्ट क्या है? हाँ, अब शॉर्टकट डिफेक्ट के बारे में ध्यान से सुनना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्टकट डिफेक्ट में कटायन और अनायन मिसिंग होते हैं। क्या सिर्फ कटायन मिसिंग होता है? नहीं, जितना कटायन मिसिंग होगा उतना अनायन भी मिसिंग होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, तो कटायन और अनायन दोनों मिसिंग होते हैं। अब शॉर्टकट इफेक्ट दिखाता कौन है? कंडीशंस क्या है? वो आयोनिक सॉलिड जो बहुत ज्यादा आयोनिक होते हैं, मतलब मेरे को ऐसे वाले आयोनिक सॉलिड नहीं चाहिए जिनमें थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, हाई आयोनिक कैरेक्टर होना चाहिए उनके अंदर, पहला। दूसरा, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब जिसके कटायन के अगल बगल में बहुत ज्यादा अनायन होंगे और अनायन के बगल में बहुत ज्यादा कटायन होंगे, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा, जिनका कटायन और अनायन का साइज सेम होगा, रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ अनायन सेम होगा, मतलब अगर इन दोनों का रेशियो लूंगा, रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन, वो अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आना चाहिए। मतलब कटायन अनायन का सेम साइज था, दोनों मिसिंग है अपनी जगह से, और वहां पर उन्होंने अपनी अपनी जगह क्रिएट कर दी है, खाली जगह क्रिएट कर दी है, इसलिए उसको हम लोग शॉर्टकट इफेक्ट कहते हैं। अगर नॉर्मल होता तो उसको वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब इससे होगा क्या भाई? देखो, अपनी अपनी जगह से कटायन और अनायन गायब है ना, गायब है, तो मास डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम अभी भी अनचेंज्ड है, मास डिक्रीज मतलब डेंसिटी डिक्रीज। अब कौन दिखाते हैं ये सब? अब आपको ये एग्जांपल रट्टा मार के बाहर करना है। NaCl, AgBr, KCl, ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जो शॉर्टकट डिफेक्ट दिखाएंगे, टेक्स्ट बुक में वही एग्जांपल दिए हुए हैं। अब आते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? या तो कटायन या तो अनायन अपनी जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह पे जाके बैठ जाता है, तो आयन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। अब सवाल ये उठता है, कटायन जाएगा कि अनायन जाएगा? तो मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं कि कटायन का साइज छोटा होता है, अनायन का साइज बड़ा होता है। तो मोस्टली जो कटायन होगा ना, वो माइग्रेट करता है, वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाके माइग्रेट करके, देखो यहाँ जाके बैठ गया हो। तो अनायन माइग्रेट नहीं करता, क्योंकि जो छोटा वाला एटम होता है ना, हमेशा उसका माइग्रेट होने का ऑप्शन ज्यादा होता है उसके पास, क्योंकि वो छोटा है, वो इधर उधर से निकल के जा सकता है। अब अगर वो अपनी जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा रहा है
तो वहां तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो वैकेंसी स्पेस क्रिएट करके चला गया, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये कब होता है? जब कटायन और अनायन के रेडियस में बहुत फर्क होगा, या तो अनायन बहुत बड़ा होगा या तो कटायन बहुत बड़ा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कि अनायन बड़ा होता है और कटायन छोटा होता है, ये वाला ऑप्शन ज्यादातर देखने मिलता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए। देखो मुझे ना माइग्रेट करना है, अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह जाना है, तो मेरे अगल बगल में लोग कम होने चाहिए ताकि मैं निकल के जा सकूं। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, मेरे अगल बगल में अगर कम लोग हैं, तो मैं आराम से निकल के चला जाऊंगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा, मतलब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली बात, डेंसिटी अनचेंज रहती है, क्योंकि यहाँ से उठ के वो वहीं तो गया है, ना तो कुछ एक्स्ट्रा चेंज हुआ है ना तो कुछ ऐड हुआ है। डेंसिटी अनचेंज होगी। कौन दिखाता है? एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके। जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, सिल्वर आयोडाइड। अब देखो ये AgBr वाला एग्जांपल देखो, ये फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट भी दिखाता है। AgBr बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने को काम आने वाला है। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब देखो मैंने इम्प्योरिटी डिफेक्ट के ना अलग से नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में वो छोटा सा टॉपिक है, वो जल्दी हो जाता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और दूसरा हमारे पास आता है, एक होता है जिसको कहते हैं वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी, और लास्ट में हमारे पास आता है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब तीन ऑप्शन है हमारे पास, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या है? मतलब मान लो ये एक मेटल था जो बना हुआ था कॉपर का, पर बीच बीच में कॉपर की जगह जिंक आके बैठ गया। मतलब कॉपर और जिंक का एलॉय बन गया, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल। मतलब कॉपर की जगह आपके जिंक ने ले ली है, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया है, और यहाँ कॉपर मेन था, जिंक उसमें इम्प्योरिटी के तौर पे आ गया है, ये एलॉय फॉर्मेशन होता है। तो देखो टेक्स्ट बुक में क्या क्या लिखा है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। इन ब्रास होस्ट कॉपर एटम, कॉपर मेन है, are replaced by impurity of zinc atom. Zinc atom occupy regular site, copper atoms are shown। देखो ये जिंक का कॉपर मेन था, जिंक उसके अंदर आके रेगुलर जगह पे आके बैठ जाता, रिप्लेस कर लेता। तो ये हो गया आपका सॉलिड सोल्यूशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड सोल्यूशन। सोल्यूशन हम कॉलिगेटिव में देखने मिलेगा। दो मेटल जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो सॉलिड सोल्यूशन बनाते हैं, या जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। तो ये एग्जांपल्स याद रखना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। दूसरा है आपका एलियोवैलेंट, बरोबर ना, एलियोवैलेंट है ये वाला टॉपिक। अब जरा इसको मैं फोकस करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या याद रखना। व्हाट डू यू मीन बाय एलियोवैलेंसी? वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी। मतलब क्या? देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चलो मैं लिख के बताता हूँ आपको। मान लो मेरे पास यहाँ पर सोडियम Na+, Cl-, Na+, और यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Cl-, और यहाँ पर Na+, ऐसे मेरे पास रिपीटिंग पैटर्न था। यहाँ से दो सोडियम गायब हो गए, और सॉरी इससे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हिल जाएगी, क्योंकि देखो क्लोरीन 4 हो गए और सोडियम अभी भी 3 है। पॉजिटिव चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज तो 4 है, नेगेटिव चार्ज कम पड़ गया। तो अब यहाँ क्या होगा पता है? यहाँ पर एक Sr2+ आगे बैठ जाएगा, Sr+2 बैलेंस आउट कर लेगा। तो ऐसे आपका जब दो सोडियम आउट हुआ है, दो सोडियम अपनी जगह से गायब हुआ है, तो उसकी जगह एक एलिमेंट आगे बैठ जाएगा जिसके ऊपर +2 का चार्ज है। कितने का चार्ज है? +2 का चार्ज है, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। देखो याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर सोडियम अपनी जगह से दो सोडियम गायब हुए, मतलब एक यहाँ का सोडियम गायब हुआ है, एक यहाँ का सोडियम गायब हुआ, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना गायब हुआ? +2। तो उसकी जगह एक अकेला एटम आके बैठ जाएगा यहाँ पर, जिसके ऊपर +2 का चार्ज होगा। तो +2 गायब हुआ, +2 आ गया, लेकिन दो एटम गायब हुए और उसकी जगह एक ही एटम रिप्लेस हुआ है, तो एक जगह तो खाली पड़ गई ना वहां पे। इसको कहते हैं वैकेंसी। देखो वैकेंसी क्रिएट हो गई थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी। तो ये एक इम्प्योरिटी है, सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में स्ट्रोंशियम आके बैठ गया और दो सोडियम को रिप्लेस करके खुद आके बैठ गया। दो सोडियम को रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि +1 दो गायब हुए, तभी तो वो +2 वाला आगे बैठा। लॉजिक समझ में आया? अब देखो टेक्स्ट बुक में इसके बारे में क्या क्या लिखा है वो एक बार नोटिस कर लेते हैं। Vacancy is created by addition of impurity of equivalent, that is ions with oxidation state different from that host ion। आपका सोडियम का +1 था, उससे अलग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला +2 वाला आके बैठ गया। सपोज दैट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड इम्प्योरिटी इज एडेड टू NaCl। मैंने बोला SrCl2 ऐड कर देंगे NaCl में, ठीक है, तो Sr के ऊपर +2 चार्ज होता है तो वो रिप्लेस करेगा। जो चीज़ मैंने हिंदी में बोली वो चीज़ यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है। अब वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है,
लॉजिक समझ में आया क्या है? बस इतना याद रख लेना यहाँ पे क्या होता है। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है? अगला हमारा टॉपिक है इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टिशियल? तो यहाँ पर भी इंप्योरिटी आएगी लेकिन इंटरस्टिशियल जगह में आएगी। देखो फर्क समझो, यहाँ पर भी इंप्योरिटी थी लेकिन मेन एटम कॉपर की जगह पे आके आपका जिंक आके बैठ गया, और यहाँ पर भी इंप्योरिटी आई है लेकिन इंटरस्टिशियल जगह में आई है। मतलब लोहे का आपका स्ट्रक्चर था आयरन का, तो आयरन के स्ट्रक्चर में बीच बीच में जो जगह होती थी ना, वहाँ कार्बन आके बैठ गया, इससे आपके पास बन जाता है स्टील। इन दिस डिफेक्ट इंप्योरिटी एटम ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल आपके पास होगा कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस इन शोन। कार्बन के एटम आके बैठ जाते हैं, इसको हम लोग स्टील कहते हैं। डीएनए ब्लॉक में आपको पढ़ने मिलेगा, ये स्टील बन जाता है। लॉजिक समझ में आया? तो इंप्योरिटी के कितने तरीके थे? 3। पहला क्या था कि आपका एटम आएगा, अच्छा ये सॉलिड सोल्यूशन कब बनेगा? जब जो दो एटम है उनका साइज सेम होगा। अब यहाँ देखो आयरन का साइज अलग है और कार्बन का साइज अलग है। कार्बन छोटा है इसीलिए तो वो छोटी जगह पे जाके बैठ गया। अगर कार्बन का साइज भी आयरन के जितना होता तो वो आयरन की जगह पर आके बैठता, तो फिर वो इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी नहीं बनाता, वो सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी बनाता। लॉजिक समझ में आया? तो सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी कब होगी? जब सेम साइज के एटम्स होंगे। और इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी कब होगी? जब अलग अलग साइज के एटम्स होंगे, तो एक एटम दूसरे की जगह में आके यहाँ बीच में बैठ जाएगा। और एलियोवेलेंट तो सिंपल सा है, 2 एटम को हटा के एक एटम आएगा जिसके ऊपर +2 का चार्ज होगा। लॉजिक समझ में आया? अब आते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में। भाई ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होती हैं? अब यहाँ पर सबसे पहला आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल कम हो जाएगा, डेफिशिएंसी वहां पर क्रिएट हो जाती है मेटल की। मतलब यहाँ देखो एक बेहतरीन एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। आई होप इन्होंने यहाँ दिया होगा, आई होप दिया है, हाँ जी यहाँ दिया। जैसे निकल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर था, ठीक है, निकल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर था। यहाँ पर ये निकल +2 में था, ऑक्सीजन -2, निकल +2, यहाँ पर ऑक्सीजन -2, निकल +2 और यहाँ ऑक्सीजन -2। तो 3 निकल है और 3 ऑक्सीजन है, बरोबर। एक निकल अपनी जगह से गायब हो गया, एक निकल अपनी जगह से यहाँ पे गायब हो गया। अब भाई अगर वहां से निकल गायब हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज का वैल्यू हिल गया, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे निकल था +2 में था तो +2 +2 +2 +6, -2 -2 -2 -6। अब एक निकल अपनी जगह से गायब हो गया है, वो वहां है ही नहीं, मेटल कम हो गया, इसीलिए मेटल डेफिशिएंसी। अब मुझे एक बात बताओ, पहले निकल कितने थे? निकल 3 थे। ऑक्सीजन कितने थे? 3 थे। देखो बैलेंस था, निकल ऑक्सीजन 3:3 का रेशियो था। अब निकल वहां पर सिर्फ 2 ही रह गए हैं, निकल 2 हो गए, ऑक्सीजन अभी भी 3 है। तो देखो उसका स्टोक्योमेट्री हिल गया, इसीलिए इसको नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ स्टोक्योमेट्री हिल जाती है, मतलब कोई एक कम हो जाता है, दूसरा ज्यादा हो जाता है। अब देखो हम लोग शॉर्टकट डिफेक्ट देख रहे थे, जैसे यहाँ पे शॉर्टकट डिफेक्ट देखा, मैंने क्या कहा? सिर्फ कटायन गायब होता है क्या? नहीं, अगर कटायन गायब हुआ तो अनायन भी गायब होगा, तो वहां पे स्टोक्योमेट्री हिलेगी क्या? अगर 5 कटायन गायब है तो 5 अनायन गायब है, तो बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस आउट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अगर एक निकल गायब है तो ऑक्सीजन अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं। तब इससे फर्क क्या होगा? तो बगल के जो 2 लोग होंगे उनको +2 की जगह +3 बनना पड़ेगा ताकि बैलेंस कर सके। बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं, Fe2O3, Fe3O4, Fe3O4। देखो इमेजिन करो, आपके पास ना एक कंपाउंड है जिसमें आयरन है +2, ऑक्सीजन है -2, फिर एक और आयरन है +2, ऑक्सीजन है -2, एक और आयरन है +2, ये ऑक्सीजन है -2, एक और आयरन है +2, एक ऑक्सीजन है -2। टोटल पॉजिटिव चार्ज +8, टोटल नेगेटिव चार्ज -8। आयरन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो बताओ, 4:4 का रेशियो है। 4 आयरन है तो 4 ऑक्सीजन है। अब सोचो, इमेजिन करो, यहाँ से एक आयरन गायब हो जाता है, एक आयरन गायब हो जाता है, तो ये अभी भी +2 में रहेगा, ये अभी भी +2 में रहेगा, ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन उधर के उधर ही है, ऑक्सीजन उधर के उधर ही है, ऑक्सीजन उधर है। एक लोहा अपनी जगह से गायब हो गया है, आयरन गायब है, ये Fe+2 है। अब मुझे बता पॉजिटिव कितना हो गया? 2 2 4 5 6, सर ये तो +6 हो गया। और नेगेटिव कितना है? ये तो अभी भी माइनस, अरे ये तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हिल गई। तो अब यहाँ क्या होगा? एक आयरन +3 बन जाएगा, दूसरा आयरन +3 बन जाएगा, और ये एज इट इज +2 ही रहेगा। अब इससे हुआ क्या? मेटल डेफिशिएंसी होगी, मेटल की कमी है। अब बताओ आयरन कितना है? आयरन 3 है, और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 4 है, तो आपका कंपाउंड बन गया Fe3O4। तो Fe3O4 के अंदर 2 आयरन +3 स्टेट में रहते हैं और एक आयरन +2 स्टेट में रहता है, ये याद रखना। इसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? पॉज करके इसको लिख लेना, काम आ जाएगा यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक होता है जिसको कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब तक मेटल डेफिशिएंसी पढ़ा, मेटल कम हो गया,
क्यों? क्योंकि एक मेटल अपनी जगह से गायब हो गया, ये देखो यहाँ से गायब हो गया, तो बगल के एटम्स को अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना पड़ गया तो एक तरीके से वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक जगह तरीके से वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई। और बाकियों को ये देखो, इन्होंने ये जो पर्पल कलर पिंक कलर में बनाया हुआ है, इन्होंने आपको इनको अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना पड़ा, +2 से +3 करना पड़ा क्योंकि यहाँ का एक निकल गायब है। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में मेटल गायब हुआ था। अब आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल ज़्यादा होगा और अनायन कम होगा। यहाँ पर अनायन ज़्यादा हो गए थे, मेटल कम हो गया था, बरोबर है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट के भी तीन तरीके। पहला, मान लो मेरे पास एक जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, जैसे यहाँ मैं अगर बताता हूँ, एक जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, जिंक ऑक्साइड परफेक्ट जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है। उसमें कहीं बाहर से अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रल जिंक आकर बैठ जाता है, न्यूट्रल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि +2 मस्त बैलेंस था, एक एक्स्ट्रा जिंक आकर बैठ जाता है तो हम कहेंगे देखो मेटल एक्सेस में चला गया है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा कि हो सकता है आप जब जिंक ऑक्साइड वाले क्रिस्टल को हीट करो, मान लो मेरे पास यहाँ पे Zn+2 था, ऑक्सीजन -2 था, Zn+2 था, यहाँ पर ऑक्सीजन -2, यहाँ पर Zn+2, यहाँ पर ऑक्सीजन -2। आप इस जिंक ऑक्साइड को हीट करने लग गए, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये यहाँ से अपनी जगह से उड़ जाएगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रख के चला जाएगा। तो देखो बाहर कौन गया? बाहर गया हाफ O2 का मतलब सिंगल ऑक्सीजन ना, हाफ O2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ O बचा। तो सिर्फ O को हम लोग हाफ O2 भी लिखते हैं, तो सिर्फ O को हम लोग हाफ O2 भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत हो ना, देखो यहाँ पे हाफ O2 लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन ठीक है, अपनी जगह से चला गया। अगर वो अपनी जगह से चला गया तो उसकी जगह छोड़ के किसको गया? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह बैठा के गया, ठीक है, अपनी जगह पे। तो वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई है, देयर इज नो वैकेंसी क्रिएटेड, बट प्रॉब्लम क्या हो गई है कि वो जो एक्स्ट्रा वहां से निकल के चला गया है उससे ऑक्सीजन कम पड़ गए हैं, मेटल ज्यादा हो गया है, ऑक्सीजन देखो कम पड़ गए हैं। तो यहाँ पर फिर से क्या हो गया? मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गई। देखो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे रीड करोगे आपको समझ में आएगा। इन सेकंड केस व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड इट डिकम्पोज, the excess zinc 2+ ions are trapped in the interstitial side in the lattice, the electron also diffuses। देखो वो इलेक्ट्रॉन रह जाता है और एक्सेस जिंक प्लस आयन वहां पर रह जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक चीज पे ध्यान देना, जब कभी कहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं, ऑक्सीजन उनको छोड़ के चला गया, बोलता है मैं जा रहा हूं, मेरी जगह मेरे 2 इलेक्ट्रॉन को रख लो। ये जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ जब ट्रैप हो जाते हैं तो यहाँ पर कलर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कलर प्रोड्यूस करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में आप पढ़ोगे डी ट्रांजिशन के बारे में। तो जब भी कभी कहीं पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ऐसी कोई डिफेक्ट आएगी जहां पर मेटल वहां से गायब है या कोई चीज वहां से गायब है और वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया है तो वहां कलर प्रोड्यूस होगा, और जहां कलर प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है एफ सेंटर। इसको एफ का मतलब फारबे होता है जर्मन भाषा में, एफ सेंटर हम लोग कहते हैं। लॉजिक समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या होता है कि मान लो मेरे पास मस्त एक NaCl का क्रिस्टल था, ये तीसरा बाय अनायन वैकेंसी। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने क्या पढ़ा? मेटल न्यूट्रल एटम और एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन। या तो न्यूट्रल मेटल आ जाएगा, ये देखो न्यूट्रल मेटल एटम आके बैठ गया, या तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव जिंक बचेगा, ऑक्सीजन उड़ के चला जाएगा। 2 ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है एक्स्ट्रा अनायन। देखो मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये चीजें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले केस में हमने क्या पढ़ा? एक्स्ट्रा जिंक आके बैठ गया। दूसरे केस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आपका जिंक वहीं पे था, O-2 था, Zn+2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए था, गायब है अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, और यहाँ पे Zn+2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है। हो गया, मेटल एक्सेस में है, अनायन कम हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? मान लो NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, Na+Cl-, Na+Cl-, 3 और 3 का रेशियो, 3:3 का रेशियो। अब गलती से मान लो कहीं से कोई सोडियम उड़ता हुआ आ गया, एक सोडियम एक्स्ट्रा इधर आके बैठ गया। जैसे ही वो एक्स्ट्रा सोडियम यहाँ पर आके बैठेगा वो Na+ बन जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्यों करेगा? अरे मेटल है, मेटल का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। और ये जो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा क्रिस्टल में। कहाँ जाएगा? ये आपका क्रिस्टल है, कैन यू सी दिस? ये आपका क्रिस्टल है, और क्रिस्टल के सरफेस पर कौन आके बैठ गया है? एक्स्ट्रा सोडियम आके बैठ गया जो +1 बन गया है और उसका इलेक्ट्रॉन हो गया है।
अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर घुस जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सरफेस पे रहना पसंद नहीं करता, वो अंदर घुस जाएगा। जैसे ही वो अंदर घुसेगा वहां का क्लोरीन बाहर आ जाएगा। ये देखो यहाँ का क्लोरीन निकल के बाहर आ गया, Cl- बना लिया और इलेक्ट्रॉन वहां जाके बैठ गया। अब जरा एक हिसाब लगाओ, सोडियम कितने हैं? 1 2 3 4, सोडियम तो 4 है, और क्लोरीन कितने हैं? 1 2 3। क्लोरीन कम हो गए हैं, मेटल ज्यादा हो गए हैं, तो मेटल एक्सेस है। पर मेटल एक्सेस क्यों है? क्योंकि अनायन कम हो गया है, इसीलिए बाय अनायन का वैकेंसी। अब मैंने फिर से आपसे एक रूल समझाया था। क्या समझाया था मैंने आपको? जब भी कभी कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होगा वो कलर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर NaCl के क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है, क्योंकि वहां का क्लोरीन बाहर आ जाता है और यहाँ का सोडियम का इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाता है, तो यहाँ कलर प्रोड्यूस होगा। इसीलिए NaCl येलो कलर का दिखता है। क्यों येलो कलर का दिखता है? क्योंकि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल में चला जाता है और क्रिस्टल के अंदर का क्लोरीन बाहर आ जाता है, येलो कलर का दिखने लग जाता है। ये याद रखना। एफ सेंटर, एफ सेंटर क्यों कहते हैं? एफ का मतलब फारवे होता है, ठीक है। एफ सेंटर, इसको कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर कहते हैं। लॉजिक समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ आपका डिफेक्ट्स खत्म होता है। अब देखो भाई प्रॉब्लम क्या है, इसके बाद का जो सॉलिड स्टेट का टॉपिक है ना, उस पर सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं सीईटी में। कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये फिजिक्स में पढ़ा है। इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है, बैंड थ्योरी क्या होती है, बैंड गैप क्या होता है, फॉरबिडन जोन क्या होता है। फिजिक्स में 12th स्टैंडर्ड में सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर है, वहां पर आपने ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ी है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है। इस पे एक तो एमएसटी सीईटी में केमिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और ये ऑलरेडी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, तो मैं इसको यहाँ पे अब डिस्कस नहीं करूंगा। पॉइंट नंबर 1। फिर मेटल्स के बारे में, फिर उसके अंदर इंसुलेटर क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, डोपिंग किसको कहते हैं, ये सब आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो। आपने जहां भी फिजिक्स का कोर्स लिया होगा या जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे होगे वहां पर तो ये आपको मिलेगा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये ऑलरेडी जब फिजिक्स में पढ़ाया गया है तो मैं इसको दोबारा यहाँ रिपीट नहीं करने वाला हूँ। मैं ये टॉपिक को पर्पसली छोड़ रहा हूँ, कंसिडरिंग कि आप ये फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो या आप पढ़ोगे फ्यूचर में जाके, क्योंकि अगर अब मैं इसको भी पढ़ाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड्स। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे। मैग्नेटिज्म नाम का एक चैप्टर होता है, मैग्नेटिज्म है, जहाँ पे आप डोमेन थ्योरी पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ोगे, नील टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर वगैरह पढ़ोगे। तो ये जो लास्ट का पार्ट है ना, मैं इसको पर्पसली छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है या मुझे नहीं करवाना है, मैं अनवांटेड वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता। बहुत कम इस पे क्वेश्चंस बने हैं। मैं जब पीवाईक्यू करवाऊंगा, पीवाईक्यू का अलग से वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको एनालिसिस दूंगा कि जितने मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, मैं कुछ 200-300 क्वेश्चन करवाऊंगा सॉलिड स्टेट के, आपको दूंगा 200-300 क्वेश्चन। ऐप पे मिलेंगे आपको, सब कुछ कोर्स में मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको एनालिसिस दूंगा कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, किस टॉपिक पे मैक्सिमम वेटेज होती है सॉलिड स्टेट में, जहाँ से क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये वाला टॉपिक फिजिक्स में कवर करोगे और थोड़ा यहाँ से रीड कर लोगे, ये आपका हो जाएगा। विद दिस हमारा सॉलिड स्टेट का 1 शॉट रिवीजन खत्म होता है। मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कितना यूजफुल हुआ होगा, कितना आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि ये 2 घंटे का मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली वीडियो बनेगा, 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा का बनेगा, और इस पूरे 2 घंटे में मैंने कोई बकवास नहीं करी है। और मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोगों को आदत नहीं होगी इतना सीरियसली पढ़ाई करने की, और मैं जिस स्पीड में बोलता हूँ, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका अगर एक चैप्टर को रिवाइज करने में ही 4-5 घंटे चले जाएंगे तो पीवाईक्यू कब करोगे, कब सॉल्व करोगे। और क्रैश कोर्स हम हमेशा लास्ट में लॉन्च करते हैं ताकि कम टाइम में आपका रिवीजन हो सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसके बाद हम ऐप पर जो कोर्स है हमारा क्रैश कोर्स, वहाँ पर हम लोग जाके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू में हम मिलते हैं, जहाँ पर हम इस पूरे चैप्टर के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हर टॉपिक के, जैसे मैंने चैप्टर को टॉपिक्स में डिवाइड किया है, सब टॉपिक्स में हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे, देखेंगे कहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, किस क्या वेटेज है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अब तक नहीं किया हुआ है, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, आपको यहाँ से क्या सीखने मिला, और अपकमिंग वीडियोस में हम और क्या चेंजेस ला सकते हैं जो आने वाले 1 शॉट रिवीजन वीडियोस होंगे उनके, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।